हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी ग्लोज। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में। इंडिया एंड पाकिस्तान। तो पहले स्टार्ट करते हैं थोड़ा बढ़िया इंट्रोडक्शन से। मैप वगैरह तो आपने इंडिया पाकिस्तान कौन कहाँ ज्योग्राफिकली एग्जिस्ट करता है बहुत बार देख ही रखा होगा, बट फिर भी जहां जहां जरूरत पड़ेगा वहां मैं आपको दिखाऊंगा। तो पार्टीशन हुआ इंडिया का, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का 1947 में, जब अंग्रेज छोड़ के गए तब दो सेपरेट नेशन बन गए, इंडिया एंड पाकिस्तान। इनके रिश्ते कैसे रहे? हमेशा वायलेंट रहे, पार्टीशन भी वायलेंट रहा। उसके बाद से इनके बीच में कम से कम 4 वॉर हो चुकी हैं, टेररिस्ट अटैक, टेरिटोरियल डिस्प्यूट, ये सारी सारी चीजें मिला जुला के जो रिलेशन को है वो लगातार खराब करती आई हैं। और दोनों न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री भी हैं, दोनों के पास एटॉमिक बम है। ठीक है, तो ऐसे बहुत चांसेस हैं कि अगर अटैक हो न्यूक्लियर न्यूक्लियर तो म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन होगा। म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन मतलब दोनों का एकदम 100% डिस्ट्रक्शन होना तय है। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि इंडिया के 1-2 सिटी 4 सिटी 20% 30% पूरा तबाह हो जाए और पाकिस्तान पूरा ही तबाह हो जाए, बट डिस्ट्रक्शन तो दोनों का होगा। इसीलिए कभी ऐसा फ्यूचर में हाई लेवल कॉन्फ्लिक्ट ना हो, उसको बचाने के लिए बाकी कंट्री, अभी यूएन भी कोशिश करती रहती है, या इंडिया पाकिस्तान खुद भी करती रहती है। तो 1947 के बाद से 1970 1947 में वॉर हुआ। ठीक है, किस वजह से हुआ? 1947 में पार्टीशन हुआ, उस समय जम्मू एंड कश्मीर को लेकर वॉर हुआ। आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद से किस चीज को लेके हुआ? आगे 1965 में लेके वॉर हुआ, 1971 में बांग्लादेश बना, उस टाइम पे वॉर हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीजें बार बार होती रही। फिर कारगिल हुआ 1999 के अप्रोक्स में। ठीक है, आगे भी ये चीजें कंटिन्यूएशन में, टेररिस्ट अटैक 2008 में टेररिस्ट अटैक, ठीक है, फिर पुलवामा, ये सब सारी चीजें कहीं ना कहीं चलती रहती हैं जो बायलेटरल रिलेशन को पूरी तरह से तबाह खत्म करके रखी हुई है। इवोल्यूशन ऑफ इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, तो ऑब्वियसली म्यूचुअल सस्पिशन है कि इंडिया को लगता है पाकिस्तान अटैक करेगा, पता नहीं कब करेगा। अभी ड्रोन अटैक हुआ था अपने जम्मू बेस पे, आपने न्यूज में देखा होगा, पढ़ा होगा। ठीक है, करंट अफेयर्स में म्यूचुअल सस्पिशन दोनों कंट्रीज के बीच में बना रहता है। वॉर लाइक टेंडेंसी, वॉर लाइक कंडीशन भी काफी टाइम ऑब्जर्व किया गया है। तो ये सारी हो गई आपको बेसिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसमें से कुछ चीजें आप इंट्रोडक्शन लिखने के लिए यूज कर सकते हो। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे। मेन मुद्दा क्या है? पहला वार जो लड़ा गया 47-48 में, वो लड़ा गया जम्मू एंड कश्मीर को लेकर के। तो जब अंग्रेज इंडिया को छोड़ के गए, इंडिया बन गया, पाकिस्तान बन गया, बीच में था जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के जो राजा थे वो थे महाराजा हरि सिंह। वो ना तो इंडिया में विलय होना चाह रहे थे ना पाकिस्तान में। वहां के राजा तो हिंदू थे, बट प्रजा में मेजॉरिटी मुस्लिम थे। तो प्रजा का कुछ सेक्शन, आप सीधे समझ सकते हो, उनके सीधे तो डायरेक्ट मिनिस्ट्री में महाराजा हरि सिंह के जो लीडर्स थे वो चाह रहे थे पाकिस्तान में शामिल हो जाए। हरि सिंह कुछ ऐसा चाह रहे थे कि इंडिपेंडेंस सा सिस्टम चलता रहे। ठीक है, तो उस टाइम पे इंडिया ने बोला छोड़ दो, जब इनको जिसकी मर्जी होगी उसमें ये, अगर पाकिस्तान में जाना चाहे तो पाकिस्तान में जाए, इंडिया में जाना चाहे तो इंडिया में जाए। बट पाकिस्तान ने क्या किया? अपनी आर्मी को भेज दिया जम्मू कश्मीर में, इनफिल्ट्रेट कर दिया। तब हम अभी समझ ही रहे थे, हमारे जवाहरलाल नेहरू साहब जो प्राइम मिनिस्टर थे वो सोच ही रहे थे कि चलो ठीक है, बाकी चीजें अच्छी की जाए, पॉवर्टी इंप्रूव किया जाए, पॉवर्टी को एलिमिनेट किया जाए, एजुकेशन इंप्रूव किया जाए। उसी बीच इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है जम्मू एंड कश्मीर में पाकिस्तानी आर्मी का। और वो पाकिस्तानी आर्मी आर्मी के भेष में नहीं थी, कबालियों के भेष में थी, ट्राइब्स के भेष में थी कि हाँ कैसे भी कपड़े पहन लिए, बट पूरी तरह से ट्रेंड थी और कैप्चर करने के इरादे से थी कि पूरा जम्मू एंड कश्मीर को कैप्चर कर ले जाए। तो वो अंदर घुस रहे थे, कैप्चरिंग का काम चालू हो गया था। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ लोग इधर के भी शामिल थे, जो लोकल लोग भी थे पैसे के लालच में, या रिलीजियस अफेक्शन के कारण भी कुछ लोग उधर शामिल थे। फिर हुआ यही, महाराजा हरि सिंह ने क्या किया? इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया कि हम इंडिया में अपना विलय करते हैं, इंडिया में मिल जाता है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या कर दिया? साइन कर दिया, इंडिया से मदद मांगी। तो वो खुद मदद मांगने आए
महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी वहां पे कौन रहेंगे? महाराजा ऑफ जम्मू कश्मीर रहेंगे। फिर इंडियन आर्मी गई, पाकिस्तानी आर्मी जो लड़ रही थी कबालियों के भेष में उनसे लड़ी, और बाकी कश्मीर जितना बच गया था उसको सेव किया, उसको इंडिया में एक्वायर किया, ठीक है। और कुछ कश्मीर का हिस्सा तो वो लोग ले ही चुके थे, जिसको वो लोग बोलते हैं आजाद या फ्री कश्मीर। ये वो लोग बोलते हैं, हम लोग ऐसा कभी नहीं बोलेंगे। हम लोग क्या बोलेंगे? पीओके। पीओके मतलब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो आप समझ सकते हो 1/3 पोर्शन है किसके पास? उनके पास। 2/3 पोर्शन किसके पास है? हम लोग के पास। अगर सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात करो तो लद्दाख वाला एरिया आप समझ लो कि उसमें भी अक्साई चीना जाता है, जो चाइना के पास चला गया था 1961 में, वो बाद में हम पढ़ेंगे। अब इसके बाद क्या हुआ? अब वहां पे सीज फायर वगैरह जो भी चीजें हुई होनी थी हो गई, ठीक है। अब जम्मू कश्मीर का सॉल्यूशन क्या हो? तो हमारे जो आइडियलिस्टिक लीडर थे उस टाइम पे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये कहा कि चलो वहां की जनता डिसाइड करेगी कि वो इंडिया में मिलना चाहती है, वो पाकिस्तान में मिलना चाहती है। तो जनता कैसे डिसाइड करेगी? तो यूएन में चले गए, खुद ही यूएन में चले गए। कभी जीतती हुई सेना यूएन में जाती है, बट वो यूएन तुरंत तुरंत बना था, बहुत आइडियलिस्टिक थे, जो यूएन करेगा अच्छा ही करेगा, ठीक है। और अभी के टाइम तो खैर कोई भी नहीं जाता, वो भी होते तो भी नहीं जाते, बट उस टाइम पे उनको लगा कि नहीं, शायद हमारे ही फेवर में चीजें हो जाएंगी। वो यूएन में गए, यूएन में बातचीत हुआ, ठीक है। तो यूएन में इंडिया अपना मुद्दा रखा कि नहीं, इस तरह से वहां पे वोटिंग होना चाहिए, और तब लोगों को देना चाहिए कि इंडिया के पास आएगा जम्मू कश्मीर की, पाकिस्तान के पास जाएगा। पाकिस्तान ने अपना पक्ष रखा। यूएस और यूके पाकिस्तान की तरफ से अलाइन होते हुए, साइड लेते हुए दिखे। उसका एक रीजन और भी था, सबसे बड़ा रीजन था। बड़ा रीजन ये था कि जी अगर कश्मीर मुस्लिम डोमिनेटेड है, वो सिर्फ पूरा जम्मू एंड कश्मीर की बात नहीं करते पाकिस्तान वाले, शायद कश्मीर की बात करते हैं। उनको लद्दाख से भी लेना देना नहीं है, क्योंकि कश्मीर ही मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है। तो वो उनका कहने का मतलब ये है, उस समय पे देखो, इजराइल का नाम तो सबने सुन ही लिया होगा यार, इतने दिन से अगर प्रिपरेशन करते हो। पैलेस्तीन का नाम सुन ही लिया होगा, ठीक है। तो पैलेस्तीन ही पैलेस्तीन था, वो पूरा जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है जहां इजराइल और पैलेस्तीन बने हुए हैं वहां पे। तो उस समय कहने का मतलब यही था, इजराइल ये लोग बनवा रहे थे, यूएस यूके। इजराइल में कौन रहते हैं? ज्यूज। तो वो सिर्फ ज्यूज मतलब रिलीजियस बेसिस पे बनवा रहे थे। तो यहाँ भी कश्मीर को वो लोग एक तरह से इनडायरेक्टली फेवर कर रहे थे, रिलीजियस बेसिस पे पाकिस्तान में चला जाए, ठीक है। क्योंकि उससे उनका इजराइल वाला कंसर्न भी फुलफिल हो रहा था। इजराइल वाला कंसर्न कैसे फुलफिल हो रहा था कि रिलीजियस स्टैंड उनका मेंटेन था, कहीं रिलीजियस ग्राउंड उनका टूट नहीं रहा था, ठीक है, यूएस और यूके का। तो ये भी एक उस टाइम पे बड़ा कंसर्न था। तो इनडायरेक्टली बात यही हुआ कि यूएन में दोनों लोग जाएं, वहां फिर इंडिया और पाकिस्तान दोनों अपनी सेना हटाए, फिर यूएन वहां पे इलेक्शन करवाए। इलेक्शन को क्या बोलते हैं? रेफरेंडम बोल सकते हो, प्लेबीसाइट बोल सकते हो। ये या तो पढ़ लिया होगा पॉलिटी में, या रेफरेंडम प्लेबीसाइट दोनों पढ़ोगे समझ जाओगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस ये समझ लो वोटिंग, फिलहाल के लिए अगर रेफरेंडम और प्लेबीसाइट नहीं समझे हो, वोटिंग समझ लो। वोटिंग करवाया जाएगा, वो लोग वहां जाना चाहते हैं, यहाँ आना चाहते हैं, उसके हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा। बट और तब तक वहां पे इंडिया की तरफ से या पाकिस्तान की तरफ से और लोग सेटल्ड नहीं होंगे। बट पाकिस्तान ने अपने पूरे गेट खोल दिए, वहां के पाकिस्तानी लोगों ने जाके जमीनें खरीद ली, जो रिच रिच पीपल थे, ठीक है, बहुत जमीनें खरीद ली, वहां की डेमोग्राफी को चेंज कर दिया। तो ऑब्वियसली अब वहां पे पाकिस्तान के लोग रहते हैं काफी, जो ओरिजिनल पाकिस्तानी हैं, जो जम्मू कश्मीर से बिलोंग नहीं करते हैं। तो वो तो फिर नहीं चाहेंगे कि हाँ ये इंडिया में जाए, क्योंकि वोटिंग हो। तो अब वो लोग भी काफी नंबर में आ चुके हैं। बट इंडिया की तरफ से क्या हुआ, हमने आर्टिकल 370 बना दिया था, ठीक है। 370 के हिसाब से बहुत सारा ऑटोनॉमी जम्मू एंड कश्मीर को मिल गया था। उसके वजह से इंडिया के लोग वहां के, बाकी रेस्ट ऑफ द इंडिया बोलेंगे ऐसा, रेस्ट ऑफ द इंडिया के लोग वहां जाके सेटल्ड जमीन खरीदना, ठीक है, शादी करना, ये सब चीजें करने से उनको बहुत ज्यादा फायदा नहीं था। तो वहां की डेमोग्राफी, जो इंडियन पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर है, वहां की डेमोग्राफी चेंज नहीं हुई है, वो एक तरह से प्लेन है। तो 370 हटाने के पीछे भी मकसद यही था कि जो एक्सक्लूसिव नेचर है, जब सारा इंडिया के ही पार्ट है तो बिल्कुल एक्सक्लूसिव नेचर को खत्म करो ना, ठीक है। वहां पे बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया से लोग जाके मिले घुले, थोड़ा सेटल हो, थोड़ा एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इंडस्ट्री, ये सब लगे वहां पे। तो ये सारी चीजें करने के लिए किया गया, फिलहाल के गवर्नमेंट ने ये किया।
मैं गवर्नमेंट का स्टैंड बता रहा हूँ, ठीक है। अपना स्टैंड कुछ बताने का मतलब होता नहीं है। जब भी हम एज ए टीचर पढ़ाते हैं या एज ए स्टूडेंट पढ़ते हैं, अपना स्टूडेंट अपना आप बता सकते हो, या आप पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हो, या पान के गल्ले पे बैठ के आप एक दूसरे से बातें कहीं कर रहे हो, तो अपना स्टैंड आप ले सकते हो। या अपना स्टैंड आपसे पूछा जाए इंटरव्यू में, तो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड आप ले सकते हो। उसमें जो खामियां हैं वो भी एक दो गिना सकते हो, जो वैलिड खामियां हैं, ठीक है। किसी भी मुद्दे पे जब आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए तो क्रिटिकल एनालिसिस उसी को बोलते हैं, कि जो वैलिड खामियां हैं उनको बताने में डरो नहीं, हिचकिचाओ नहीं, उनको जरूर बताओ, और जो अच्छाइयां हैं उनको भी बताओ, वैसे ही बताओ। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एनालिसिस। अब ये सीधे सीधे आपको जम्मू कश्मीर, ये रहा पूरा जम्मू एंड कश्मीर कहलाता है। उसमें से ये वाला पोर्शन हो गया पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ तक वाला पोर्शन आप मान सकते हो, ये वाला पोर्शन कश्मीर का है, ठीक है। ये इसको बोलते हैं गिलगिट बाल्टिस्तान, गिलगिट बाल्टिस्तान। तो यहाँ बुद्धिस्ट मेजोरिटी के लोग रहते हैं, लद्दाख का ही एरिया आप इसको समझ सकते हो। ये वाला भी लद्दाख ही है, इसको अक्साई चीन हो गया, ये चाइना ले गया था बाद में, ठीक है, वॉर के टाइम पे 1962। बाकी ये वाला एरिया अपने पास रह गया जो बचा हुआ है। यहाँ पे आता है कारगिल, ठीक है। तो कारगिल भी वॉर हुआ था, इसको कैप्चर करने की पूरी कोशिश की थी। ऊंचाइयों पे है, पहाड़ी पे है, तो यहाँ से कैप्चर कर लोगे तो आसपास इलाके भी कंट्रोल में एक तरह से आ जाएंगे, स्ट्रेटेजिकल लोकेशन हो जाता है, हाइट। तो ये भी एक तरह से इम्पोर्टेंट काफी है। ये वाला पोर्शन देखो, इसको पाकिस्तान के कैप्चर में था, लेकिन पाकिस्तान ने चाइना को सौंप दिया 1963 में, गिफ्ट दे दिया, वाह, ठीक है, ऐसा समझ सकते हो आप। और यहाँ पे कुछ आ जाता है आपका सियाचिन ग्लेशियर, वो आगे मैप में आपको प्रॉपरली दिखा दूंगा। यहाँ पे कुछ सियाचिन ग्लेशियर आ जाएगा, जो इससे नीचे है, इसका मतलब नीचे हाइट में नहीं है, लोकेशन ये हाइट में ये काफी ऊंचा है, ठीक है। बाकी आसपास की जगहों से काफी ऊंचा है, बर्फ 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 वहां पे रहता है। हम लोगों ने 947-48 का वॉर पढ़ लिया। ये वॉर हम लोग अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए पढ़ रहे हैं। इसके चांसेस काफी कम है कि डायरेक्ट आपको इंडिया पाकिस्तान पे क्वेश्चन मेंस में आए। कम बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ, नहीं बोलता तो फिर पढ़ाने का मतलब नहीं था, बट चांसेस काफी कम है। प्रीलिम्स में कुछ ना कुछ, मान लो कि बहुत सारी चीजें पढ़ोगे, आपकी नॉलेज इंप्रूव होगी, प्रीलिम्स में कहीं ना कुछ काम आ जाए, बट मेंस में भी कहीं ना कहीं हो सकता है ऐसे में या किस चीजों में लिखने में काम आ जाए। बट डायरेक्टली इंडिया पाकिस्तान के बीच में इधर हाल फिलहाल कल सालों से कोई क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछा गया। हाँ, जो लोग पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन ऑप्शनल रखते हैं, उनसे ऑप्शनल में जरूर पूछा जा सकता है, जीएस में पूछे जाने के चांसेस कम है, क्योंकि बहुत कंट्रोवर्सी है, ठीक है, बहुत सारा आंसर एकदम से आप दे नहीं सकते हो, ठीक है, कुछ खास पॉसिबिलिटी है नहीं, सुधार होते हुए रिश्ते दिख नहीं रहे हैं, तो ये सारी बातें हैं। इंडिया पाकिस्तान वॉर 1965 का वॉर कब लड़ा गया, 1962 में इंडिया चाइना वॉर हुआ। तो चाइना से एक तरह से इंडिया हार भी गया, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो। वो हार गया 1964 में, अपने नेहरू जी का डेथ हो गया, वो भी हो गया। इकोनॉमिक सिचुएशन अपनी बहुत खराब थी, गरीबी में जी रहे थे हम लोग। मिलिट्री यहाँ पाकिस्तान था, उसने यूएस वगैरह के साथ टाई अप करके अपने मिलिट्री काफी इंप्रूव कर लिया, मिलिट्री को अपना बड़ा बना लिया, ठीक है, यूएस के सपोर्ट से। तो पाकिस्तान ने सोचा ये बढ़िया मौका है, जो बचा हुआ कश्मीर है उसका मुद्दा सॉल्व कर दे, उसको वापस से छीन लो। तो 1965 में जैसे अभी बॉर्डर पे स्किर्मिश चल रहा है ना, अपने इंडिया चाइना बॉर्डर पे, ठीक है, जो आपका इधर वाला इलाका है, लद्दाख वाला इलाका है, उस साइड में, वैसे ही इंडिया का जो गुजरात बॉर्डर है, उधर का जो सिंध बॉर्डर है पाकिस्तान का, वहां पे एक आता है सर क्रीक रीजन। सर क्रीक एक वाटर बॉडी है, समुद्र से जुड़ा हुआ, ओशियन से जुड़ा हुआ वाटर बॉडी है, जिसको एस्च्यूरी कहते हैं, नमकीन है, नमकीन वाटर बॉडी जो है समुद्र से जुड़ा हुआ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्च्यूरी बोल देते हैं। ज्योग्राफिकल टर्म है, ज्योग्राफी में आप अच्छे से पढ़ोगे, बट ठीक है, नाम सुन लिया तो इससे काफी काम हो जाएगा फिलहाल के लिए। तो इसका मैप आपको दिखा दूंगा, बट यहाँ पे झड़प शुरू हुई, और झड़प शुरू हुई और पाकिस्तान ने तुरंत ऑपरेशन जिब्राल्टर स्टार्ट कर दिया। तो ऑपरेशन कुछ भी कहीं पे कुछ अटैक लॉन्च किया जाता है, तो ऑपरेशन का कुछ ना कुछ नाम ऑफिशियली दिया जाता है, कि जिब्राल्टर अटैक किया, कि चलो अब क्या करते हैं, वापस से जम्मू एंड कश्मीर में इंसर्जेंसी को बढ़ाते हैं, ठीक है, वहां पे मिलिटेंसी को बढ़ावा देते हैं, और वहां पे जम्मू कश्मीर को अलग करने का कोशिश करते हैं। अब जम्मू में एक रीजन आता है अखनूर। अखनूर बहुत ज्यादा दूर नहीं है, पीओके से पास ही है।
वहां पे फुल ब्लोन अटैक उसको कैप्चर करने के लिए सितंबर 1965 में पाकिस्तान ने स्टार्ट कर दिया। तो ये बात अप्रैल 1965 में सरक्रीक में झड़प हो रही थी और सितंबर 1965 में अखनूर कैप्चर करने के लिए पाकिस्तान आर्मी आगे बढ़ गई कहीं ना कहीं से। अब इंडिया को भी प्रेशर था कि अब इंडिया क्या करे क्या ना करे। इंडिया ने भी अपने वॉर के फ्रंट खोल दिए और इंडिया भी पूरी तरह से एंगेज हो गया। और सेकेंड वर्ल्ड वार के साथ बाद में आर्म्ड व्हीकल्स वगैरह बहुत ज्यादा, इसमें टैंक्स वगैरह यूज किए गए। इतना इंडिया और चाइना वार में भी बहुत ज्यादा इतना इस लेवल पे यूज नहीं हुआ था। अखनूर कहाँ पे है? अखनूर मैं आपको दिखा दूं तो ये अखनूर है, ठीक है, यहाँ पे आप मान सकते हो। और ये वाला रीजन जो है वो रहेगा PO। ये अखनूर का फोर्ट है, अगर आपको कभी मौका मिले तो आप जाके जरूर घूमो। मैं नहीं गया हूँ बट जैसे फ्रेंड बताते हैं अच्छी प्लेस है, आप घूम सकते हो, ठीक है। तो ये अखनूर वहां पे अटैक करने की कोशिश किया पाकिस्तान। इंडिया ने भी बिफिटिंग रिप्लाई दिया। बिफिटिंग मतलब बढ़िया, एकदम ईंट के जवाब पत्थर से वाला। फिर यूएन का मैंडेटेड सीज फायर आया। सीज फायर बहुत बढ़िया वर्ड है, बार बार सुनते हो। फायर मतलब आग, सीज मतलब कंट्रोल करो, ठीक है। सीज फायर का बेसिकली यही मतलब है, गोलीबारी बंद करो, लड़ाई झगड़ा बंद करो। उसमें यूएसएसआर भी कूद कूद के आए। यूएसएसआर उस समय इंडिया की तरफ से आया, आप ऐसा समझ सकते हो, ठीक है, या यूएस थोड़ा पाकिस्तान की तरफ से आया। और ताशकंद डिक्लेरेशन हुआ कि चलो इंडिया और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो वापस से जो झगड़ा है, जो वॉर है, उसको रोक दिया जाए। इस समय पे शास्त्री जी जो थे वो अपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। ये काफी हद तक इंडिया का मिलिट्री सक्सेस बोला जाता है, बट रियलिटी में यही था कि 50-50 दोनों पार्टी लड़ी। 50-50 इंडिया का कुछ पार्ट उसने एक्वायर किया, हमने उनका कुछ पार्ट एक्वायर किया। बट हम क्यों जीते? हम इस वजह से जीता, एक कहा जाता है कि हम इंडियन हैं तो हम बोलेंगे कि हम जीते, पहली चीज। दूसरी चीज इसलिए क्योंकि उनका मकसद था एक्वायर करना जम्मू कश्मीर को, वो कर नहीं पाए, हमने उनको करने नहीं दिया, तो इसका मतलब हम जीत गए। सिंपल सा बात है। हमारा तो बस हमारा बचाना था ना, हमारी जो टेरिटरी है उसको सेव करना हमारा एम था, जो हम कर ले गए एज एन इंडियंस। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि हमारी मिलिट्री की वो बहुत बड़ी सक्सेस थी, ठीक है। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर 1971, तो बांग्लादेश जब बढ़ा रहा था तो इसके बारे में आपको काफी चीजें पता होंगी ना। अब जैसे बता ही चुका हूं, मैप दिखा के, इधर ईस्ट पाकिस्तान, इधर वाला वेस्ट पाकिस्तान, नहीं सॉरी उल्टा बोल गया मैं, इधर वाला वेस्ट पाकिस्तान, इधर वाला ईस्ट पाकिस्तान, यही जाके क्या बन गया? बांग्लादेश बन गया आपका, ठीक है। तो 1950 से सेंट्रली पाकिस्तानी मिलिट्री सब कुछ कंट्रोल कर रही थी यहाँ से, ठीक है। यहाँ के लोगों को ऑब्वियसली अच्छा लगेगा नहीं, तुम सब कुछ इम्पोज कर दो, उर्दू को कर दो ऑफिशियल लैंग्वेज। और यहाँ तो बंगाली वाले रहते हैं, इनको तो बंगाली समझ में आती है, या अमार सुनार बंगला करते हैं, तो इनको ठीक है, मुस्लिम मेजोरिटी है, बट ये मेजोरिटी पॉपुलेशन है क्या? बंगाली है। तो इनका जो कंसर्न है, इनका जो डेवलपमेंट है, वो सारी चीजें एक तरह से बेकार थी, बर्बाद थी, खत्म थी। 1970 में पहली बार ऐसा हुआ, इधर से कोई एक लीडर उभर के आया, ठीक है, उसको आप बोल सकते हो आवामी लीग, जो वहां पे पार्टी थी, मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान जिसके लीडर थे, जो बांग्लादेश के फोर फादर भी कहे जाते हैं, वो उभर के आए और उन्होंने इधर का इलेक्शन जीत लिया। अब इधर कंट्रोल उनका रहता, और इधर नहीं, साथ साथ में सीटें भी ज्यादा जीती, इधर की पॉपुलेशन भी ज्यादा थी, तो ओवरऑल भी कंट्रोल उनका ही रहना था, ठीक है। एक तरह से पूरे पाकिस्तान के डिसीजन में, क्योंकि पूरा पाकिस्तान तो यूनिफाइड था, चाहे वो वेस्ट पाकिस्तान हो चाहे ईस्ट, पूरे पाकिस्तान में उनका कंट्रोल ज्यादा रहता है। तो इधर के जो लीडर थे, जो हमेशा कंट्रोल करते आए थे, जो अभी पाकिस्तान है, उनको ये चीज अच्छी नहीं लगी, और वो उन लोगों ने एक तरह से क्या किया, वहां पे अपनी मिलिट्री भेज के वहां के जो लोग थे उनको सरेंडर कराना, कैप्चर करना। पॉलिटिकल जो अपोजिट पार्टी थी, तो एक अपोजिट पार्टी वेस्ट पाकिस्तान की हो जाएगी, आवामी लीग कहाँ से हो जाएगी? ईस्ट पाकिस्तान, मतलब बांग्लादेश के। इनको सप्रेस करना, इनको मारना पीटना, ये सारे काम स्टार्ट कर दिए। और ये काम किसके लीडरशिप में हो रहा था? तो याहया खान, जो इधर वाले वेस्ट पाकिस्तान का आप मिलिट्री जनरल समझ सकते हो, वो था, उसके सारी कमांड की पे चीजें चल रही थी। एक बात ध्यान से हमेशा सुनना कि पाकिस्तान हमेशा से एक बहुत बढ़िया डेमोक्रेसी नहीं रहा, उसको हम लोग ओलिगार्की बोलते हैं। ओलिगार्की का मतलब होता है बड़े लोग,
बड़े 4-5 लोग मिलके अगर कोई रूल कर रहे हैं तो उसको हम लोग ओलिगार्की बोलते हैं, और पाकिस्तान को हम लोग मिलिट्री ओलिगार्की बोलते हैं। ठीक है, मतलब वहां पे मिलिट्री ओलिगार्की ही एक तरह से चलाता है, दिखाने के लिए। खाने के दांत अलग, दिखाने के अलग। खाने के दांत इनकी आर्मी है, आर्मी चीजें आईएसआई के साथ मिलकर मैनेज करती है। दिखाने के लिए अभी इमरान खान को बिठा दिया गया कि भैया ये है हमारे फेस, डेमोक्रेसी का चेहरा, जबकि असलियत वैसा है नहीं। ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते अभी तक सुधरे नहीं है, खराब है और खराब ही रहेंगे। क्योंकि आर्मी को अपना वर्चस्व दिखाना है तो आर्मी को दिखाना पड़ेगा वहां के लोगों को कि इंडिया से डरो, इंडिया से डरो, इंडिया से तुम्हें हम ही बचा सकते हैं, हम आर्मी है तो हम बचा सकते हैं, हम बचा सकते हैं। तो अपना वर्चस्व कायम करने के लिए इंडिया से झगड़े वो लगातार बना के ही रखेगी वहां की आर्मी। इस वजह से इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे रहने के बहुत कम चांसेस है। तो जहां आर्मी है, जहां आर्मी का प्रेजेंस है, जो आर्मी का सेंटर है वो रावलपिंडी है। ठीक है, रावलपिंडी एक्सप्रेस का नाम सुना होगा, तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद जहां पे पॉलिटिकल कैपिटल है, जहां पे पीएम बैठता है पाकिस्तान का, मिस्टर इमरान खान। तो अब कई बार आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो वहां पे लिखे जाएगा कि वहां पे ड्यूअल सेंटर ऑफ पावर है, इस्लामाबाद की तरफ रुख किया जाए कि रावलपिंडी की तरफ। इस्लामाबाद मतलब इमरान खान की तरफ रुख किया जाए, रावलपिंडी मतलब जो मेजर जनरल अभी बाजवा है उसकी तरफ रुख किया जाए। कौन बात करेगा उनकी तरफ से, ये डिफरेंस क्लियर नहीं रहता है। ठीक है, तो ये मैंने ओवरऑल आपको जनरल बात बता दी, ये हमेशा आपको न्यूज में आता रहेगा और यही वहां की कोर बात है। इंडिया और पाकिस्तान रिलेशन का कोर यही है। अगर पूरी तरह से सिविलियन कंट्रोल हो जाए, जैसे यहाँ पे इंडिया का जो भी इलेक्शन होता है उसमें मिलिट्री का कोई कंट्रोल होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता, 0% का होता है। सिविलियन लीडरशिप है, सिविलियन कंट्रोल है। अगर वैसा ही पाकिस्तान में होने लग जाए जब से, तब इसके चांसेस बढ़ेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं, जो रिलेशन है, वो इंप्रूव हो पाए। ठीक है, और बात करते हैं वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश, वहां कल्चरल डिफरेंस था। यहाँ का कल्चर अलग है, लोग अलग चीजें खाते हैं, अलग पहनते हैं, अलग बोलते हैं। यहाँ का कल्चर डिफरेंस है। ये लोग इन पे बार बार डोमिनेशन करते थे, अपनी चीजें थोपते थे और इनको कहीं से भी फ्रीडम वगैरह नहीं था। तो पाकिस्तानी आर्मी अंडर जनरल याह्या खान डिसाइडेड टू स्टार्ट द क्रैकडाउन। ठीक है, क्रैकडाउन करना स्टार्ट कर दिया। उनको लगा कि चलो अब यहाँ वाला तो आवामी लीग वाला तो इलेक्शन जीत चुका है, तो इस पे तो रूल रहेगा ही, इधर वाले पे भी मेजर जो उसके डिसीजन मेकिंग पावर रहेंगे वो उसके पास ही रहेंगे, क्योंकि ओवरऑल पाकिस्तान तो एक ही था ना। तो ओवरऑल पाकिस्तान था, तो अगर मान लो कि सिर्फ 2 ही स्टेट, यहाँ के पॉपुलेशन 50 लाख हो, यहाँ की पॉपुलेशन 70 लाख हो, ठीक है, यहाँ भी उसको मेजोरिटी वोट मिल गया, यहाँ से जीत गया, तो ओवरऑल पे भी तो उसके ही चांसेस रहेंगे ना रूल करने के। तो ओवरऑल पाकिस्तान पे अवामी लीग ही कंट्रोल करती, तो इधर वाले पाकिस्तानियों को वो चीज पसंद नहीं आती। और वही स्टार्ट हुआ ऑपरेशन सर्च लाइट, पाकिस्तान ने शुरू किया और वहां पे घुस घुस के वहां पे जो भी अवामी लीग के सपोर्टर थे उनको मारना स्टार्ट किया, लोगों को मारना स्टार्ट किया। तो वहां से मिलियंस में बांग्लादेशी भाग भाग के वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा आते गए, आते गए, आते गए, आते गए। और यही जो है रिफ्यूजी क्राइसिस बहुत ज्यादा होने लग गया। तो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने उस टाइम पे ये कहा कि चलो रिफ्यूजीज की मदद करते हैं और बांग्लादेश की भी कहीं ना कहीं मदद की बांग्लादेश मतलब क्रिएट कराने की जरूरत है। इंडिया के जो उस समय चीफ स्ट्रेटेजिस्ट माने जाते थे, उन्होंने बहुत पहले ही कह दिया था, अभी उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, कि वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, इंडिया को क्या करना चाहिए, दोनों को अलग कर देना चाहिए। क्यों? अगर दोनों को अलग नहीं करेंगे तो हमेशा वॉर 2 फ्रंट पे लड़ना पड़ेगा, अलग कर देंगे तो एक ही फ्रंट पे लड़ना पड़ेगा। एक फ्रंट पे जीतना आसान है, 2 फ्रंट पे जीतना मुश्किल है। और बात सही भी है, अभी इस पाकिस्तान में बांग्लादेश, अगर पाकिस्तान से वॉर होता तो बांग्लादेश से थोड़ी ना लड़ना पड़ता है, बांग्लादेश से थोड़ी ना टेंशन होता है। ठीक है, बांग्लादेश तो हमने क्रिएट किया, बांग्लादेश तो हमने लिबरेट किया है, ठीक, एक तरह से लिबरेशन दिया है बांग्लादेश को। तो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने असिस्टेंस दिया, फूड का, शेल्टर का, जो भी आ रहे थे वहां से बांग्लादेशी लोग, उन लोगों को। इंडो बांग्ला कोऑपरेशन स्टार्ट हुआ, मुक्ति बाहिनी आर्मी बनी थी अवामी लीग वगैरह की, उसको मुक्त कराने के लिए इंडिया की मिलिट्री ने उसको सपोर्ट किया, उसको सारी चीजें रिसोर्सेज वगैरह प्रोवाइड किया और फाइनली इंडिया के साथ मिलके पाकिस्तान वहां पे परास्त हो गया। डिफेंस ऑफ पाकिस्तानी मिलिट्री, अब ठीक है, पाकिस्तानी मिलिट्री यहाँ पे है तो यहाँ पे भी तो रहेगी,
वही पाकिस्तानी मिलिट्री तो है। जनरल अगर यहाँ बैठता है वेस्ट पाकिस्तान में तो वही जनरल यहाँ आदेश देगा, यहाँ ऑर्डर देगा तो काम होंगे ना। तो यहाँ से भी मिलिट्री कुछ आई होगी, यहाँ पे मिलिट्री एग्जिस्टिंग थी जो इंडियन मिलिट्री से हार गई, इंडियन आर्मी से हार गई, और उनको इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन करना पड़ा कि हाँ भैया हम लोग सरेंडर होते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नई जी, चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। मार्शल लॉ, मार्शल मतलब क्या होता है, मिलिट्री लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जो थे वहां के जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नई जी, एंड कमांडर ऑफ पाकिस्तान आर्मी फोर्स जो ईस्ट पाकिस्तान में लोकेटेड थे, उन्होंने साइन किया इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर इंडिया के आगे कि भैया हम सरेंडर करते हैं। 93,000 पाकिस्तानी ट्रुप ने सरेंडर किया। वर्ल्ड वार 2 के बाद ये सबसे बड़ा सरेंडर था। 93,000 बहुत बड़ा नंबर है कि हाँ हम वॉर हार गए हैं। तो अब वॉर हार गए हैं और 13 दिन में ही कंक्लूजन हो गया था वॉर का। इतना बढ़िया स्ट्रेटजी इंडिया की आर्मी ने बनाया था, इतना अच्छा लीडरशिप इंदिरा गांधी जी ने प्रोवाइड किया था। ये बाकी जो स्ट्रेटजिस्ट उस समय के रहे थे कि 13 दिन में वॉर खत्म और नए देश का जन्म जिसका नाम बांग्लादेश। फिर इंडिया और पाकिस्तान ने, जो पाकिस्तान बच गया रिमेनिंग पाकिस्तान, शिमला एग्रीमेंट साइन किया। शिमला में गए, वहां पे एग्रीमेंट साइन किया जहां पे लाइन ऑफ कंट्रोल जो आपको दिखाया था इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर में, वो लाइन ऑफ कंट्रोल को रिकॉग्नाइज किया गया। ठीक है, पीओके जो ऐसे ऐसे करके है लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल के अलावा जैसे मान लो जहां बॉर्डर सेटल्ड है, सेटल्ड मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर उसको बोलते हैं, जैसे वाघा अटारी बॉर्डर पंजाब वाला, वहां डिस्प्यूट है क्या? नहीं है। जो अंग्रेज बना के गए वही है, किसी ने किसी का कैप्चर नहीं किया, तो सेटल्ड है। सेटल्ड है तो उसको बोलते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर। और लाइन ऑफ कंट्रोल मतलब कि कंट्रोल कर लिया पाकिस्तान ने, तो वहां पे लाइन ऑफ कंट्रोल, यहाँ पे इंडियन मिलिट्री, वहां पे पाकिस्तानी मिलिट्री, तो एक तरह से लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि चलो दिस इज द लाइन ऑफ कंट्रोल। कहने के लिए पाकिस्तान बोलेगा पूरा कश्मीर, इंडिया बोलेगा पूरा कश्मीर, तो दोनों का क्लेम अलग अलग है। तो इसलिए लाइन ऑफ कंट्रोल जहां अभी कब्जे में जिसके जितना है वो लाइन ऑफ कंट्रोल बना दिया गया। और प्रिजनर ऑफ वॉर जो थे 93,000, हो सकता तो इन लोगों को क्या कर दिया, रिलीज कर दिया गया। बोला गया कश्मीर का अब बाइलैटरल नेगोशिएशन होगा पीसफुल। इसके पहले हम लोग कहां पहुंच गए थे, यूएन में। तो जो इंदिरा गांधी के पिताश्री थे वो यूएन गए थे। इंदिरा गांधी ने वापस से यूएन में बोला, मतलब वापस से इनसे बोला पाकिस्तानी जो उनके काउंटर पार्ट थे कि अब जो बात होगा वो बाइलैटरल होगा, मतलब 2 कंट्रियों के बीच में होगा और हम पीसफुली होगा, कहीं जाने आने की जरूरत नहीं है। इसी को शिमला एग्रीमेंट करते हैं, कहते हैं, जो काफी फेमस भी हुआ। ठीक है, अभी आज के कंटेक्स्ट में बात कहो तो हम लोग बोलते हैं या बहुत लोग बोलते हैं कि इंदिरा गांधी से भी चूक हुई। किस बात की चूक हुई? अरे जब 93,000 सोल्जर पकड़ लिए थे तो यार पीओके आजाद करवा ही लेना था। उस समय छोड़ने की जरूरत क्या थी पीओके को? जब बांग्लादेश अलग करवा ही दिया तब इतनी ताकत लगाई थी 13 दिन, 2 दिन और लगा देते पीओके पे। ठीक है, 2-4 दिन में और पीओके भी एक्वायर हो लेना था। बट पीओके चूंकि बॉर्डर पे पड़ जाता तो वहां पे टेंशन बना रहता। अब उस समय देखो, एक तो ये भी चीज हो जाती ना कि उस समय जो परिस्थितियां थी वो आपको पता ही नहीं है ना। आप देख रहे हो आज की परिस्थिति के हिसाब से और बात उस समय की परिस्थिति की हो रही है, तो ये चीजें भी काफी हद तक गलत होती है कि हम पहले की परिस्थितियों की बात आज की परिस्थिति से करते हुए देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया शिमला एग्रीमेंट। अब इसके बाद से सीधे बड़ी जो फाइट हुई है कारगिल कॉन्फ्लिक्ट। इसके पहले इंडिया पाकिस्तान ने बना लिया परमाणु बम। ठीक है, कारगिल कॉन्फ्लिक्ट होने से पहले फरवरी 1999 में 1999 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी। वो लाहौर गए, बस यात्रा इनकी बहुत फेमस है, कहीं भी सर्च करोगे तो मिल जाएगा। वहां पे जाके पाकिस्तान के साथ लाहौर डिक्लेरेशन साइन कर लिया। ठीक है कि चलो हम लोग बस यात्रा, ये ट्रेन, ये फलाना, ये सब कुछ करेंगे, बढ़िया एक रिलेशन बनाते हैं। ठीक है, ये सब कुछ पाकिस्तान भी यहाँ चलो करते हैं, सारी चीजें पाकिस्तान भी सब सपोर्ट कर रहा था, साथ दे रहा था, तभी तो डिक्लेरेशन साइन होगा। एक हाथ से ताली बजेगी क्या? दोनों हाथ बजे तो ताली बजी। लाहौर डिक्लेरेशन साइन हो गया। लेकिन पाकिस्तान ने वही पीठ पीछे छुरा भोगने वाली आदत, ये साइन हुआ आपके फरवरी में। और मई की बात है, मई मतलब गर्मी जब आ रहा होता है तब। तो कारगिल जो जगह है आपको पहले ही दिखा दिया, वहां क्या है, हाई ग्राउंड पे है। और कारगिल मूवी और बाकी सब में आपने देखा ही होगा, पहाड़ पे यहाँ बर्फ जमी रहती है।
तो बर्फ जमी रहती है, तो मिलिट्री यहाँ से उतर आती है सर्दियों के टाइम पे, फिर गर्मी के टाइम पे वापस आती है अप्रैल में। बट हुआ ये कि जब दोनों की मिलिट्री इंडिया और पाकिस्तान की वहां लाइन ऑफ कंट्रोल से उतर गई थी, तो बाद में पाकिस्तान ने अपनी ही आर्मी को मुजाहिदीन ऐसे टेररिस्ट टाइप कपड़े पहना के और बोला कि नहीं ये मुजाहिदीन है, ठीक है, एक तरह से कबीलिए हैं, लोकल हैं, ठीक है, इनको चाहिए कि चलो ये वाला एरिया वो एक्वायर करना है, यहाँ आर्मी का कोई रोल नहीं है। ये सब करते हुए कारगिल के जो हाई ग्राउंड थे वो वहां पे एक्वायर करा दिए। अब इंडिया को तो पता था नहीं कि सर्दियों से जाके वहां पाकिस्तानी आर्मी डिसगाइज मतलब छुपे हुए फॉर्म में जाके बैठी हुई है और कारगिल को ऑक्युपाई करके बैठी हुई है। इंडिया को बिल्कुल इसकी खोज खबर नहीं थी जब तक कि बर्फ ये पिघला नहीं वापस मई में और इंडियन आर्मी ऊपर जाना स्टार्ट नहीं की। इंडियन आर्मी ऊपर जाना स्टार्ट की, इंडियन आर्म फोर्सेस को ये रियलाइज हुआ कि काम हो गया है गलत और पाकिस्तान ने गलत काम कर दिया है, ऑक्युपाई कर लिया है टाइगर हिल को। टाइगर हिल का भी नाम सुना होगा, ठीक है। अब उसके बाद से क्या हुआ, कारगिल वॉर हुआ। पाकिस्तान नहीं मानता है कि वॉर उसने लड़ा, उसने बोलते नहीं मुजाहिदीन और इंडिया के बीच में हुआ, ठीक है। बीच बीच में कभी कभी परवेज मुशर्रफ मान भी लेते हैं, हाँ ठीक है उनके ही सैनिक थे। और वो जो लोग मर रहे थे मुजाहिदीन इंडिया वाले जो मार रहे थे उनको, उनके बिल्कुल बकायदा पॉकेट से उनके बाकी सामान से मिलिट्री का आई कार्ड वगैरह सब कुछ बरामद किया जा रहा था। अरे लास्ट तक जलाने वो लोग नहीं जलाए तो वो लोग जाते नहीं, दफनाने वो लोग नहीं आए। इंडियन मिलिट्री वगैरह ने बहुतों का अंतिम संस्कार अच्छे रिचुअल से किया, ठीक है। तो ये भी एक तरह सा डिसिप्लिन भी शो करता है, एक रिस्पेक्ट शो करता है जो भी सोल्जर है, चाहे वो मतलब मर भी गए उनके अगेंस्ट। तो सोल्जर आप नहीं कहो क्योंकि एक तरह से वो टेररिस्ट फॉर्म में डायरेक्ट वॉर हुआ नहीं, बट फिर भी ये इंडियन आर्मी का अपना एथोस एथिक्स शो करता है, ठीक है, या इंडिया का शो करता है। 26 जुलाई कारगिल दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इंडिया ने 2-3 चेक पोस्ट फटाफट एक्वायर कर लिए। मूवीज आपने बहुत देखी होंगी इसके बारे में, ऑब्वियसली बहुत नॉलेज आपको ऑलरेडी होगा। यूएन का प्रेशर पड़ा, फॉरेन प्रेशर पड़ा, यूएस का प्रेशर पड़ा किस पे, पाकिस्तान पे, कि अब पीछे हट जाओ, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई, पाकिस्तान धमकी दिया, तो यहाँ पे वाजपेयी जी भी पीछे रहने वाले उस टाइम पे नहीं थे। फिर 1-2 साल और गुजरा, परवेज मुशर्रफ फिर इंडिया आए, ठीक है। आगरा समिट होने की बात चल रही थी, आगरा में मीटिंग, आगरा में बात चल रही थी न्यूक्लियर आर्सेनल, जेएनके का डिस्प्यूट, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ये सारे मुद्दों पर डिस्कशन हुआ। एक बढ़िया सा चार्टर डिसाइड हुआ कि जेएनके को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बट ये साइन ही नहीं हो पाया ट्रीटी। अगर ये ट्रीटी साइन हो जाता तो जेएनके पूरा जो है एक पोरस बॉर्डर बन जाता, यहाँ के लोग वहां पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग इंडिया में, इंडिया वाले पाक में, ये आते जाते रहते और दोनों कंट्रीज मिलके उसको गवर्न करती। कुछ ऐसा सिस्टम होने वाला था, बट ऑब्वियसली वहां के लोग भी शायद पसंद नहीं आता, यहाँ के लोग भी शायद पसंद नहीं आता, भले ही यहाँ दोनों की लीडरशिप ने इस चीज को फॉलो करने की कोशिश सोची थी, कोशिश नहीं करी थी, सोची थी, इस पे काम होना था, ठीक है। ऐसी तस्वीरें उस टाइम पे आ रही थी। दोनों पर्सनालिटीज को आप अच्छे से पहचानते होंगे। अब उसके बाद क्या हुआ, एरिया ऑफ कंटेंशन, किन किन चीजों विवाद रहता है, ठीक है। एरिया ऑफ कॉपरेशन तो ऑलरेडी बहुत कम होगा, नेग्लिजिबल होगा अगर हम इंडिया पाकिस्तान की बात करें, बट एरिया ऑफ कॉपरेशन जब तक नहीं बताए तब तक कंटेंट अधूरा है, क्योंकि क्रिटिकल एनालिसिस ओवरऑल 360 डिग्री कवरेज का मतलब यही है कि आपको सारी चीजें पता होती चाहिए, कंटेंशन और एरिया ऑफ कॉपरेशन। देखो यूपीएससी में क्वेश्चन ऐसे पूछता है, जब भी फ्लड आता है, फ्लड मतलब बाढ़, फ्लड से होने वाले नुकसान बताओ, अरे सबको पता है, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ दिया फ्लड से होने वाले फायदे बताओ। तो जब तक आपको 360 डिग्री कवरेज नहीं होगा तब तक क्या आप बता पाओगे, ठीक है। तो इसका मतलब कैसे पढ़ना होता है चीजों को, ये मेंस का क्वेश्चन है, अभी 2 साल 3 साल पहले का ही। तो फ्लड से कैसे क्या फायदे होने हैं, जब तक आपको पता नहीं चलेगा, 360 डिग्री आप कवरेज नहीं रखोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। वैसे ही इंडिया पाकिस्तान कुछ भी पढ़ रहे हो तो उसके बारे में पूरा जानने की कोशिश करो कि फायदे क्या है, नुकसान क्या है। हाँ, नुकसान अगर 10 पॉइंट है, 8 भी जानोगे चलेगा, मेजर, ठीक है। फायदे 5 भी पॉइंट है, 4 पॉइंट भी जानोगे चलेगा, बट इसके 10 पॉइंट के 10 जान लो, रिसर्च करके बैठ जाओ, इसमें पीएचडी की थीसिस वाला नॉलेज हो जाए, इसके बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं हो, तो ये पढ़ाई यूपीएससी में नहीं करनी होती है। ऐसे सिविल सर्विसेज का एग्जाम नहीं क्वालिफाई होता है।
यही बस समझना होता है। इसी को लोग बोलते हैं स्मार्ट स्टडी, या फिर गधा मजदूरी अगर करोगे तो एक पे ज्यादा मजदूरी कर लोगे, दूसरे पे नहीं करोगे। तो ये नहीं करना होता है कभी भी, ठीक है। एरिया ऑफ कंटेंशन, तो यार एरिया ऑफ कंटेंशन, कंटेंशन मतलब विवाद, विवाद ही विवाद है ना। टेरिटोरियल डिस्प्यूट तो है ही, जम्मू कश्मीर का डिस्प्यूट ये है ही, ठीक है। कश्मीर उनको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, उनके पास थोड़ा सा पीओके हमें जरूर चाहिए, ठीक है। अमित शाह जी ने कहा है, क्या बात करते हो आप, जान दे देंगे हम उसके लिए। तो पूरे इंडियन का एटीट्यूड भी यही है, आपका भी यही है, मेरा भी यही है, ठीक है। बहुत लोगों के फैमिली मेंबर मिलिट्री में, वहां पे आर्मी में, जम्मू कश्मीर में काम करते होंगे, या पूरे इंडिया में कहीं पे, सबका एटीट्यूड सेम ही है। बाई चांस ही कोई होगा इंडिया में जो बोलता होगा नहीं ठीक है, जितना उनके पास है उनके पास, जितना हमारे पास है हमारे पास। तो ये उसके लिए वॉर होते रहे हमेशा, ठीक है। फिर बात करते हैं सियाचिन ग्लेशियर की। सियाचिन ग्लेशियर के नाम आपने बहुत बार सुना होगा, मूवीज वगैरह देखने आता होगा थिएटर में, तो कई बार झंडा फहराते हुए यहाँ से आपने तस्वीरें देखी होंगी, इस पे वीडियोस देखे होंगे। सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड बोला जाता है, ठीक है। बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। काराकोरम रेंज जो पर्वत श्रृंखला है वहां बोला जाता है। डिस्प्यूटेड टेरिटरी बोल सकते हो, अगर आंसर लिखना है तो ऐसे बाहर के लोगों से बोलने मत जाना, मुंह नोच लेंगे आपका, ठीक है। बोलेंगे डिस्प्यूटेड कैसे बोल दिया, है तो इंडिया का है, ठीक है। बट अगर आंसर लिखना है तो डिस्प्यूटेड बोल सकते हो, है तो इंडिया का ही, बट आपकी जमीन पे कोई और क्लेम करे तो झगड़ा तो हो ही जाता है ना, कोर्ट में मसला जाता है। तो वही वाली बात है, ठीक है। 1984 में इंडिया को ये पता चला कि पाकिस्तान वहां पे कंट्रोल करने जा रहा है। कौन से ग्लेशियर पे, जो कि सियाचिन ग्लेशियर है। ना वहां पे पाकिस्तान की मिलिट्री थी, ना वहां पे इंडिया की मिलिट्री थी। इतना ऊपर है और इतना बर्फ, इतना टेम्परेचर डाउन है, -50 डिग्री सेल्सियस पे। अरे कोई क्या करेगा, कुछ तो नहीं करेगा, ठीक है। उसको एक्वायर करके भी क्या होगा, बट स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, हर लोकेशन स्ट्रेटेजिक हो जाती है, ठीक है। जितना कंट्रोल कर लो उतना अच्छा। तो इंडिया को इन्फॉर्मेशन मिली कि पाकिस्तान मिलिट्री वहां पे जा रही है कंट्रोल करने, एक्वायर करने। तो इंडिया ने पहले ही लॉन्च कर दिया ऑपरेशन मेघदूत, बोला कि हम फर्स्ट, और हम लोग जाके एक्वायर कर लेंगे सियाचिन ग्लेशियर। तो ये रहा सियाचिन ग्लेशियर, जिसको इंडियन मिलिट्री ने कर लिया एक्वायर, ठीक है। एक्वायर नहीं बोलूंगा कि हम लोग वहां पहुंच गए, और पहुंच गए तो फिर पाकिस्तान तो नहीं पहुंचेगा ना। पाकिस्तान कुछ भी दिखा है वहां पे पहुंच नहीं पाया। इंडिया के पास अब स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देखो, ये रहा, ये चाइना के पास है, इधर ये चाइना के पास है। ये भी अगर चाइना के पास होता या पाकिस्तान के पास होता तो चाइना के पास होता, तो इधर काटने में उनको थोड़ा आसानी मिलता, ठीक है ना। अब ये हाई ग्राउंड है, ठीक है। तो यहाँ से ये जो चीजें हैं अपनी हमारे पास ऑलरेडी कंट्रोल में, इनको हम बचा सकते हैं। नहीं तो अगर ये चाइना के पास होता तो पाकिस्तान के पास होता तो चाइना को एक्सेस दे देता, चाइना को एक्सेस दे देता तो हो सकता अभी जो वॉर वगैरह हो रहा है, स्क्रिमिशेस हो रहे हैं इधर बॉर्डर पे, ठीक है, उसको कंट्रोल कर लेता चाइना। तो ये हम लोगों ने इसको बचा लिया। वहां पे लॉस भी हो जाता है, कभी कभार कैजुअलिटी भी हो जाती है। जो भी मिलिट्री ऑफिसर जाते हैं, कई बार उनका कोई हाथ काम करना बंद कर देता, आते हैं वापस तो कोई पैर सुन्न हो जाता है, ठीक है, वहां से आते हैं। तो ये सारी चीजें इतने ठंडे टेम्परेचर में हो ही जाती है। ऐसा कहीं पढ़ा था कि एक ऑफिशियल पे, एक पर्सनल पे एक दिन का वहां पे 3 करोड़ का खर्चा आता है, एक पर्सनल को वहां पे रखने में, ठीक है। ये डेटा कितना सही है मुझे नहीं पता, किसी ऑफिशियल सोर्स से पता नहीं था, बट ऐसे ही जस्ट जानने के लिए बता रहा हूँ। 3 करोड़ एक पर्सन का वहां पे खर्चा आता है वहां पे रहने का, ठीक है, एक दिन का, ठीक। तो हम ऑब्वियसली हम बहुत खर्चा कर रहे हैं अपने स्ट्रेटेजिक एडवांटेज के लिए। तो स्ट्रेटेजिक में आप समझ ही गए कि ये वाला उसको कंट्रोल ना कर पाए चाइना, उसको छीन ना पाए इंडिया से, यही स्ट्रेटेजिक पोजीशन आप उसकी समझ सकते हो। दूसरा डिस्प्यूट है सर क्रीक का। सर क्रीक मैंने पिछले भी बताया जब आपको 1965 का वॉर समझा रहा था। ये एक स्ट्यूरी है, मतलब स्ट्यूरी मतलब वाटर बॉडी, नमकीन खारा पानी का बॉडी, जो कि समुद्र से लगा हुआ है, 96 किलोमीटर है, रन ऑफ कच्छ रीजन के पास है, गुजरात और सिंध को अलग करता है। 1914 में इंडिया आजाद तो था नहीं, आजाद नहीं था तो उस टाइम पे एक एग्रीमेंट हुआ पाकिस्तान वाले साइड से, और सिंध, जो सिंध वाला साइड है पाकिस्तान का, उससे, और रूलर्स ऑफ कच्छ से, ठीक है। तो उसमें पाकिस्तान बोलता है कि उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा सर क्रीक आना चाहिए पाकिस्तान में। इंडिया बोलता है नहीं, पूरा का पूरा सर क्रीक नहीं, एक बीच में बाउंड्री बॉर्डर, आप समझ सकते हो। अगर जो भी ये सर क्रीक ऐसे फ्लो हो रहा है वाटर बॉडी, तो आधा तेरा और आधा मेरा, इंडिया ऐसा बोलता है। इसको थालवेग प्रिंसिपल बोलते हैं, थाल
थालवेग प्रिंसिपल बोलते हैं। थालवेग प्रिंसिपल नाम याद रह जाए ठीक है, नहीं याद रहे तो भी ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया। अननेसेसरी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आप याद करके भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो थालवेग प्रिंसिपल यही कहता है कि अगर कोई वाटर बॉडी है तो बीच से आप बाउंड्री डिसाइड कर सकते हो, आधा उसका और आधा इसका। तो इंडिया मानता है कि यही है, क्योंकि इससे क्या होगा, मछली उछली और बाकी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हो जाता है ये। ईईजेड आप अच्छे से पढ़ोगे इकोनॉमिक्स में। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है, कहीं भी जब इंडिया की बाउंड्री या किसी भी कंट्री की बाउंड्री होती है, वहां से समुद्र होता है कुछ 100 किलोमीटर तक, नॉटिकल माइल तक, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोला जाता है कि यहाँ पे जो भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज होंगे वो इंडिया के रहेंगे। तो अब इसलिए अगर इंडिया ये वाला छोड़ देगा तो इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और आगे तक भी या इधर तक भी कम हो जाएगा। तो इंडिया उसको छोड़ना नहीं चाहेगा, ना तो पाकिस्तान उसको छोड़ना चाहेगा। अरे मैं तो वापस से समझा देता हूँ, मान लो किसी को कंफ्यूजन हो गया हो, अगर जल्दी जल्दी मैंने समझाया तो देखो, ये चेन्नई वाला बॉर्डर तो आप समझ रहे हो ना, इधर चेन्नई आता है अपना, ठीक है। तो इधर से किसी भी बॉर्डर से, मान लो इधर वाला बॉर्डर इसलिए लिया, थोड़ा और ऊपर चल लो, इधर विशाखापट्टनम उड़ीसा साइड में, तो यहाँ से डिस्टेंस मान लो जो भी है आपका, ये ऑलमोस्ट 200 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाएगा। मतलब यहाँ पे मछली मिले, कोई ऑयल रिजर्व मिल जाए, ठीक है, कोई गैस का रिजर्व मिल जाए, कुछ और मिल जाए, तो वो इंडिया का कहा जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए सिर्फ बॉर्डर जितना दूर तक हो, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन उतना दूर तक होगा। तो इंडिया को सरक्रीक तो चाहिए ही, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी आगे तक मेंटेन रखना। वहाँ नेचुरल गैस और मिनरल का डिपॉजिट भी उस साइड में ज्यादा है, इस वजह से इंडिया भी अपना क्लेम नहीं छोड़ता है। ये दिखाए तो देखो, ये वाला जगह जो है ना, ये वाला यहाँ पे, यहीं पे सर क्रीक है, ठीक है। एक कोरी क्रीक है जो इंडिया में ही पड़ता है। ये रहा इंटरनेशनल बॉर्डर, इसी को जूम करते हुए दिखाया है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर। इधर जो ग्रीन वाला डॉट है, ग्रीन 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 ग्रीन, मतलब पूरा वाटर बॉडी। ये पाकिस्तान बोलता है हमें दे दो, हमारा ही है, बट बीच से आप रेड 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 देख रहे होगे, तो बीच से बोलते हैं हम लोग नहीं, इधर आधा मेरा, उधर आधा तेरा, ठीक है, आधा आधा। तो ये हम लोग का क्लेम रहता है, ठीक है। पाकिस्तान को ऑब्वियसली अनड्यू है, पूरा मांग रहा है, आधा मांगता तो कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। तो ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन जानने के लिए अच्छा है। हो सकता है एग्जाम में कोई स्पेसिफिक चीजें पूछ लिया जाए, इंडिया पाकिस्तान में पूरा रिलेशन भी पूछा जा सकता है, बट चांसेस यार काफी कम है। इंडिया पाकिस्तान बहुत साल से आया नहीं, इतनी चीजें इवॉल्व होते रहते, इतनी कंट्रोवर्सीज की कुछ पूछने का यूपीएससी बोर्ड का भी बहुत ज्यादा मतलब नहीं रहता। इनफैक्ट इंटरव्यू में मैंने किसी से अभी फिलहाल 2-3 सालों में सुना नहीं है, ठीक है, कि पूछा गया। हो सकता है कि किसी से पूछा गया, बट जितने मेरे कांटेक्ट में रहे उनसे किसी से पाकिस्तान के बारे में नहीं पूछा गया। इनफैक्ट जिनका पॉलिटिकल साइंस आईआर रिलेशन रहा, ऑप्शनल रहा, उनसे भी नहीं पूछा गया, ठीक है। सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो ये BRI के अंदर आता है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, या उसी को ओबोर बोलते हैं, वन बेल्ट वन रोड ऑफ चाइना। चाइना का एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट, जिसमें वो हाईवे बनाएगा, जिसमें वो रेलवे बनाएगा, जिसमें वो पाइपलाइन बनाएगा। और ये कहां से कहां तक बनाएगा, ये बनाएगा चाइना से पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक बनाएगा। और बीच में पड़ता है इंडिया का गिलगिट बाल्टिस्तान वाला पोर्शन, जो कि POK है, ऑक्युपाइड बाय पाकिस्तान है, बट हमारा है, क्लेम्ड बाय इंडिया है, ठीक है। तो इसलिए हमें ये सीपेक अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बिना हमसे पूछे हमारी जमीन होते हुए तुम रोड कैसे ले जा रहे हो, यही इंडिया का इसमें कंसर्न है, ठीक है, कि हमारा अधिकार है, हमारा गिलगित है, हमारा गिलगिट बाल्टिस्तान है। बाल्टिस्तान अलग है, बलूचिस्तान अलग है, कंफ्यूज मत करना। बलूचिस्तान इधर नीचे के साइड में पाकिस्तान वाला पोर्शन है, तो वहां तक ही जाता है, ठीक है। बलूचिस्तान के लोग भी थोड़ा सा पाकिस्तानी लोगों से, उनका एथनिसिटी वगैरह अलग है, वो लोग भी पाकिस्तानी आर्मी से, पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन से खुश नहीं रहते हैं। वो लोग भी एक सेपरेट कंट्री चाहते हैं, ठीक है, और वो चाहते हैं कि चलो बलूचिस्तान एक अलग कंट्री जो खुशहाल हो जाए, बट पाकिस्तान उन पर कंट्रोल किया हुआ है, एक तरह से पूरा पाकिस्तान के अंडर है। तो वहां भी इंसर्जेंसी वाले मूवमेंट चलते रहते हैं, बलूचिस्तान के अंदर भी। और यहाँ पे बाल्टिस्तान है, गिलगिट बाल्टिस्तान, ठीक। इससे चाइना को क्या फायदा होगा, फायदा ही फायदा होगा। मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट वो सारे पोर्शन के बोलते हैं ना, जिसमें ये सऊदी वोदी सारा रीजन जो आ जाता है,
उसको मिडिल ईस्ट बोलते हैं। तो ये सारा अफ्रीका, इस सबसे चाइना का एक्सेस बढ़ जाएगा। चाइना का प्लेस होगा कासगर, ये रहा, ठीक है, और यहाँ पे ग्वादर, तो ये रहा आपका सीपेक। किसी शायद एग्जाम में, अब मुझे पता नहीं आ रहा बीपीएससी या यूपीपीसीएस या किसी एग्जाम में कासगर पूछ लिया गया था। कासगर कहाँ है, चाइना में है, ठीक है, कि पाकिस्तान में है, कि अफगानिस्तान में है, कि और कोई और कंट्री, क्या पता नहीं ऑप्शन था। तो ऑप्शन क्या होगा, चाइना। नाम सुन के बिल्कुल ये चाइनीज नाम लग नहीं रहा, कासगर, ठीक है, इसको लग रहा है कि कोई इस्लामिक कंट्री का प्लेस हो सकता है। तो बहुत लोग अगर नहीं पता होगा तो गलत करके आए। तो सीपेक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, ठीक है, और पुराना भी है। पुराना है तो जरूरी नहीं है, चलो यूपीएससी में चांसेस रहते हैं कि हमेशा जनरली 1-2 साल के अंदर की चीजें पूछी जाए, बट अगर आप पीसीएस की प्रिपरेशन साथ साथ में कर रहे हो, करने की सोचते हो, तो ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट चीजें डायरेक्टली पूछ ली जाती है। देखो ये रहा गिलगिट बाल्टिस्तान, जहां से ये होके आ रहा है, फिर यहां से लाहौर होते हुए यहाँ पहुंच गया, आप इसको समझ ही गए होगे, ठीक है। सीपेक इज पार्ट ऑफ ओवर इंडिया का जो कंसर्न था ये मैंने आपको समझा ही दिया। फिर वाटर डिस्प्यूट बहुत सारी हैं। वाटर डिस्प्यूट मतलब पानी को लेकर डिस्प्यूट। इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया और पाकिस्तान ने साइन किया 1960 में। ये 6 रिवर सिस्टम है, 6 रिवर का सिस्टम है, उसमें साइन हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। वर्ल्ड बैंक ने उसमें ब्रोकरेज वाला काम किया, चलो ठीक है, आप लोग समझ में नहीं आ रहा है, टेक्निकल डील हम लोग साइन बैठ के करवा देते हैं। इनके ऑफिशियल्स ने हेल्प करी एक तरह से साइन वगैरह करने के लिए, ठीक है। उसमें क्या साइन हुआ वो समझ लेते हैं। 3 रिवर की नदियां के पानी जाएगा किसके पास, पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान उस पे और क्या करेगा, कंट्रोल रखेगा, और बाकी 3 रिवर्स का किसके पास जाएगा, इंडिया के पास। तो ओवरऑल पानी की आप बात करो तो 80% चला गया पाकिस्तान के पास और 20% चला गया इंडिया के पास, जो कि गलत है। नदियां कहां से होकर जाती, इंडिया से ही होकर तो पाकिस्तान में जा रही हैं। हम लोग अपर राइपेरियन स्टेट कहे जाएंगे। अपर राइपेरियन, जब आपको बांग्लादेश पढ़ाया था, राइपेरियन बांग्लादेश में तीस्ता पढ़ाया था, तो अपर राइपेरियन मतलब ऊपर वाले, और लोअर राइपेरियन बताया था। तो अपर राइपेरियन के यार अधिकार ज्यादा होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं हमने अच्छी डील उस समय पे साइन नहीं की, ठीक है। इंडिया मान लो इन तीनों नदियों पे, जिसपे पाकिस्तान को पूरा पानी अनइंटरप्टेड फ्लो जाना चाहिए, वहां पे भी अगर हम ऐसे बांध डैम बना रहे हैं जिससे मान लो फ्लो डिस्ट्रक्ट हो, ऑब्स्ट्रक्ट हो, तो पाकिस्तान कहां जाएगा, इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाएगा, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में जाएगा। पाकिस्तान वहां भी जाता रहा टाइम टू टाइम, तो इसकी वजह से डिस्प्यूट बढ़ता रहा। और ये जो ट्रीटी है, ये ट्रीटी बिल्कुल ऐसा नहीं बताता कि अगर पानी नदियों में कम हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ट्रीटी को फिर से वापस मॉडिफाई करके इंडिया को अपने फेवर में करने की भी जरूरत है। देखो जो 6 रिवर की बात कर रहा था, सबको इंडस रिवर सिस्टम कहते हैं, बाकी सारे उसके ट्रिब्यूटरीज आप बोल सकते हो। इंडस रिवर सबसे जो इधर है आपका वेस्टर्न साइड में है इंडस, फिर आ जाएगा झेलम, फिर आ जाएगा चिनाब, ठीक है। तो ये तीनों नदियों का पानी अनइंटरप्टेड फ्लो होना चाहिए पाकिस्तान में जाने के लिए। और ये ब्यास है, रवि है, सतलज, ठीक है, सबका नाम दिए रखा है 1 2 3 4 5 6, यही ऑर्डर है। सीधे सीधे टेस्ट सीरीज में तो खूब पूछा जाता है, अगर इंडस वाटर ट्रीटी अगर कहीं से भी न्यूज में आ गया, प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज दो, हमेशा आपको मिल जाएगा कि ऑर्डर में लगाओ, किसको ऑर्डर में लगाओ, 6 रिवर है, वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर में लगाओ, ठीक है। याद करने का क्या तरीका है, याद करने का तरीका बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। 4 5 6 इधर है, इधर सी है पहले 4 पे, फिर जे आता है, फिर ये आई आता है, ठीक है, CJI, ठीक है। इसको बोल सकते हो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यहां से उल्टा। और इधर से 3 पे आ जाओ, R आता है, ठीक है, B पे ब्यास आता है 2 पे, और S पे सतलज सबसे ईस्ट आता है, RBS, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड। तो RBS इधर, CJI इधर, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हो, ऐसे आप इनको निमोनिक बना के याद रख सकते हो, मैंने भी ऐसे ही याद रखा हुआ है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। इंडस वाटर ट्रीटी में क्या है, इन 3 नदियों के पानी पे अनइंटरप्टेड अधिकार रहेगा पाकिस्तान का, बट इंडिया भी क्या कर रहा है, झेलम पे, चिनाब पे, ठीक है, बहुत सारे डैम वहां पे बना रहा है। तो इसी वजह से इनको आपत्ति रहती है कि नहीं हमारा पानी का फ्लो कम हो जाएगा। और पोटेंशियल इतना ज्यादा है, अगर हम वाकई में पानी का फ्लो कम करना चाहें तो यहाँ पे सूखा आ जाएगा, अकाल आ जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, बट ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे डायरेक्ट इंपैक्ट किस पे पड़ेगा, यहाँ के लोगों को पड़ेगा, मासूम जनता पड़ेगा।
वहां की आर्मी पे या गवर्नमेंट पे थोड़ी ना पड़ेगा, ठीक है। वो तो अपनी रोटियां सेक ही रहे हैं। वहां की जो आर्मी है, सऊदी अरेबिया, यूएई, कहीं कहीं जाके अपनी जमीन, अपने रिसोर्सेज सब बना ही रही है। उनको क्या है, वो रिटायर होते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर कहीं और चले जाता है रहने के लिए, पाकिस्तान में थोड़ी नहीं रहते हैं, कहीं और से कंट्रोल कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें वहां की जो कॉमन जनता है वो पिसेगी, वो नुकसान उनका है। उसका नुकसान ना इंडियन गवर्नमेंट चाहती है, ना एज ए सिटीजन हम लोग चाहते हैं, ठीक है। बट फिर भी टाइम ऐसा है कि ट्रीटी को रीनोशिएट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, प्रोपेगेंडा एंड सीज फायर वायलेशन, ये भी कंटेंशन है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता ही रहता है यार, 26/11, पठानकोट, उरी, ठीक है, फिर पुलवामा, फिर अभी जम्मू बेस पे जो आपका ड्रोन अटैक हुआ था, ठीक है। तो ये सारे होते ही रह रहे हैं, कहीं ना कहीं अच्छा है नहीं। 2003 में हमने सीज फायर एग्रीमेंट किया था, बढ़िया। सीज फायर मतलब कैसे हम लोग वहां पे बॉर्डर पे फायरिंग वायरिंग ना करें, कंट्रोल करें। अच्छा, फायरिंग इतना पाकिस्तान सीज फायर तोड़ता क्यों है? मान लो अगर ये बॉर्डर है तो पाकिस्तान करेगा, यहाँ पे सीज फायर तोड़ देगा, ठीक है। यहाँ पे गोली बरसा रहा है, यहाँ पे ऐसे, ठीक है, यहाँ पे बम मार रहा है, ठीक है, यहाँ से ये सब चीजें कर रहा है। तो इंडियन आर्मी जो यहाँ 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 है उसका ध्यान यहाँ चला जाएगा। यहाँ पे जो लोग हैं थोड़े से यहाँ शिफ्ट होंगे, और यहाँ से खुटूक से क्या कर रहा है, टेररिस्टों को अंदर इन्फिल्ट्रेट करा देगा, घुसा देगा पाकिस्तान। यही काम करता रहता है, इसी वजह से बार बार सीज फायर वायलेशन करता रहता है। तो बॉर्डर का इफेक्टिव मैनेजमेंट बहुत जरूरी है अगर हमको पाकिस्तान से निपटना है, टेररिज्म से निपटना है ओवरऑल, तो ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी जब हम पढ़ रहे होंगे तो उसको मस्त तरीके से पढ़ेंगे। पुलवामा अटैक, उरी अटैक, पठानकोट, ये सब होते ही रह रहा है। सीज फायर एग्रीमेंट में ये बोला गया कि 2003 में कि चलो भैया बढ़िया एकदम मेंटेन रखेंगे पीस वीस और उसको कायम रखेंगे, बट वही और ये, लेकिन इसका वायलेशन बार बार होता रहा है, सीज फायर एग्रीमेंट जो भी साइन हुआ उसका। फिर इंडिया ने भी रिस्पॉन्ड किया, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक, और इंडिया ने स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश की, जो उनका मोदी जी के अकॉर्डिंग जो न्यूक्लियर ब्लफ है पाकिस्तान का। पाकिस्तान क्या कहता है, न्यूक्लियर मार देंगे, न्यूक्लियर मार देंगे, तो न्यूक्लियर ब्लफ ही है। हमने बालाकोट स्ट्राइक कर दिया तो उसने न्यूक्लियर मारा क्या? नहीं मारा ना। तो एक तरह से उनका ब्लफ जो था वो खत्म कर दिया गया, ऐसा प्रेजेंट गवर्नमेंट का मानना है। प्रेजेंट गवर्नमेंट का जो रुख है, या बोलोगे आप जब आंसर लिखोगे तो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, ये बीजेपी कांग्रेस ये सब छूना भी नहीं है। आप लिखोगे जो इंडिया का बाद में लेटर ऑन या नाउ डेज इंडिया का जो रुख है वो चेंज हो गया है। हम लोग अब डिफेंसिव नहीं रहे पाकिस्तान के विजावे। अगर जो सोर्स ऑफ टेरर है, हमारा जो नया एम है सोर्स ऑफ टेरर को ही वहीं से खत्म करना। तो एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब क्या है? यहाँ पे तुमने आतंकी पनाह दे रखे हैं, हम वहां की आर्मी जाके थोड़ी मार रहे हैं, तुम्हारे ये आतंकी घुस के यहाँ पे अटैक करके हमें मार रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, तुम्हारे ये आतंकी ठिकाने जो है, बेस जो है, उसको हम लोग खत्म कर रहे हैं। हमारा पूरा राइट है कि इसको खत्म करें। तो ये हम लोगों ने इस चीज को किया। देखो, सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट स्ट्राइक में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या? बहुत मेजर डिफरेंस है। देखो, 1999 कारगिल में आ जाओ, ठीक है, समझने के लिए है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन तो क्या ही आएगा किसी भी चीज से। 1999 सर्जिकल स्ट्राइक आ जाओ, 2016 बालाकोट एयर स्ट्राइक आ जाओ, 2019। तो 1999 में क्या था? जो एलओसी बन गया था वो बन गया था। इंडिया के जो एयरफोर्स वाले थे, ठीक है, वो चाहते तो इस साइड से भी जाके यहाँ पे हमला कर सकते थे, क्योंकि पाकिस्तान बोल रहा था उनकी आर्मी तो है नहीं, मुजाहिदीन है, तो मुजाहिदीनों के पास एयरफोर्स ये सब चीजें कहां से आएंगी? नहीं आएंगे ना। चलो बंदूक बंदूक आ गए, यहाँ पे पहुंच गए, यहाँ जाके इन पे हमला कर सकते थे। बट हमने एलओसी क्रॉस नहीं किया। ये क्रॉस करने या नहीं करने का आदेश कौन देगा? प्राइम मिनिस्टर साहब ही तो देंगे। अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला नहीं, है हमारा पॉलिसी नहीं है, हम एलओसी क्रॉस नहीं करेंगे। ये 1999 में बात हुई, ठीक है। फिर हमने 2016 में मोदी साहब ने चेंज कर दिया ये पॉलिसी को, बोला कि हम घुस के मारेंगे। तो एलओसी हम क्रॉस किए, बट एक तरह से हम गए कहाँ? हमारा ही इलाका है ना। अगर कश्मीर में ही कहीं जा रहे हैं तो हमारा ही कश्मीर है, हम उस पे क्या है, हमारा उस पे क्लेम है, हमारा उस पे अधिकार है, उन लोगों ने उसको हथियाया हुआ है। तो एक तरह से हम कश्मीर में ही घुसे। चलो पाकिस्तान के मेन टेरिटरी में नहीं घुसे, ये 2016 में। लेकिन 2019 में खैबर पख्तूनवा घुस गया पूरा पाकिस्तान में, जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहां पे, और वहां पे जाके एयर स्ट्राइक करके आए। और तीनों में जो ये स्टैंड था हम लोगों ने चेंज किया रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट ने। तो पाकिस्तान का डर कहीं ना कहीं
बढ़ा, और एक बार ऑफिशियल स्टैंड चेंज ऐसे हो जाता है तो सक्सेसिव गवर्नमेंट जो आने वाली गवर्नमेंट होंगी उसको फॉलो करेंगी, इसके काफी चांसेस रहते हैं। एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चलाती है पाकिस्तान, कई बार सोशल मीडिया पे इधर उधर, कोविड के टाइम पे भी चला रही थी, इंडिया की जो छवि थी मलाइन कर रही थी कि नहीं देखो इंडिया मुस्लिम लोगों को जबरदस्ती टारगेट कर रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। गल्फ कंट्री से हमारे अच्छे रिश्ते बनने लग गए, सऊदी अरेबिया से, यूएई से, ओमान से हमारे बहुत अच्छे रिश्ते होने लग गए हैं आजकल। ठीक है, तो उन रिश्तों को कैसे ना कैसे करके तोड़े पाकिस्तान, इसी कोशिश में लगा रहता है। कुलभूषण जाधव का केस तो आपने सुना ही होगा। कुलभूषण जाधव को ईरान के पोर्ट पे काम कर रहे थे, पाकिस्तान ने वहां से किडनैप कर लिया, वहां से उठवा लिया। ठीक है, बोला कि नहीं है तो इंडियन जासूस है, इंडियन स्पाई है, तो स्पाई स्पिनोज का उस पर चार्जर लगा दिया कुलभूषण जाधव पे, और वहां का मिलिट्री कोर्ट ने वहां पे सजाए मौत सुना दी। ठीक है, बट इंडिया के अकॉर्डिंग हमारे वो रिटायर्ड नेवल ऑफिसर है, अपना बिजनेस कर रहे थे, उसी चक्कर में उनको पाकिस्तान ने उठवा लिया। ठीक है, पाकिस्तान ने उठवा लिया और उनको मौत की सजा सुना रही है। तो हम लोग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस चले गए, जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में देखो अलग अलग कन्वेंशन फॉलो होते हैं। तो वियना कन्वेंशन फॉलो होता है, अगर एक कंट्री का नागरिक दूसरे कंट्री में पकड़ा गया, चला गया किसी वे में, या युद्ध में गया, या ऐसा सिविलियन चला गया, तो उन सबके लिए वियना कन्वेंशन है, जो वर्ल्ड वॉर्स के टाइम पे ज्यादा प्रोमिनेंट हुआ था। कि मान लो ऐसा हो सकता है कि जो लोग बच जाए, पकड़े हुए रह जाए, तो वियना कन्वेंशन उसके लिए बनाया गया था। ठीक है, अपने जो विंग कमांडर मिस्टर अभिनंदन थे, वो भी वियना कन्वेंशन के हिसाब से ही छूट के वहां से पाकिस्तान से आए। तो वियना कन्वेंशन के हिसाब से बोला इंडिया की कॉन्सुलर एक्सेस जो है वो कुलभूषण जी को मिलना चाहिए। कॉन्सुलर एक्शन मतलब जो भी वहां पे कॉन्सुलेट है, अपना एम्बेसी है, हाई कमीशन है, हाई कमीशन से जो भी ऑफिशियल चीजें हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, सहायता है, वकील है, ये सारी चीजें कुलभूषण जी को मिलनी चाहिए। क्योंकि आपके वकील तो लड़ेंगे नहीं केस, उनका लड़ेंगे भी तो पार्शियल लड़ेंगे, तो वाकई में स्पाई है नहीं, स्पिनोज पे उनका चार्जेस सही है कि नहीं, आप प्रूव करोगे तब तो उनको सजाए मौत दोगे। तो पहले उनको कॉन्सुलर एक्सेस प्रोवाइड करो, अगर वो एक्सेस प्रोवाइड करते हो उसके बाद भी आप प्रूव करते हो तो देखा जाएगा। तो अभी आईसीजे में इंडिया ने जीता, वहां से एक तरह से आप बोल सकते हो कि आईसीजे ने एक तरह से ऑर्डर किया कि हाँ भैया कॉन्सुलर एक्सेस तो दे दो कुलभूषण जाधव को, उसके बाद से फिर वापस आगे का जो भी प्रोसीडिंग है उसको पूरा करना। तो कॉन्सुलर एक्सेस मिल चुका है। ठीक, ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं। ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट तो देखो होता ही रहता है। अंटिल 1965 इंडिया वाज पाकिस्तान लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। वाह, फर्स्ट जब वॉर हुआ था तब तक, फर्स्ट वॉर थी सेकंड वॉर, क्योंकि 1947-48 वाला तो दूध भात मान लिया गया, चलो ठीक है, अभी बॉर्डर डिस्प्यूट चल ही रहा था, जस्ट अभी बंटवारा हुआ ही था, उसको भी कश्मीर चाहिए था, उसने अटैक कर लिया, लड़ाई कर लिया, चलो कोई बात नहीं। बाद में 1950 में थोड़े और रिलेशन अच्छे किए यहाँ से और वहां से, दोनों कंट्रीज ने मिलकर, और 65 तक ठीक ठाक रिलेशन चल रहा था, बढ़िया, यहाँ से ट्रेडिंग। अरे लोग तो एक ही थे ना, लाहौर और यहाँ पे आपका जो ये जहाँ पे मंदिर है, गोल्डन टेम्पल है, अमृतसर, ये बहुत ज्यादा दूर थोड़ी ना, यहाँ का कल्चर बहुत ज्यादा डिफरेंट थोड़ी ना, ये बॉर्डर्स, ठीक है, आना जाना लोगों का, तो ये ट्रेड कहीं ना कहीं लगा ही रहता है। यहाँ के लोग यहाँ लंच करने जा रहे हैं, वहां से लोग यहाँ डिनर करने आ रहे हैं, तो ये सारी चीजें लगी रहती थी। तो ट्रेड बहुत था, ट्रेड का वॉल्यूम बहुत था, और बाद में धीरे धीरे आते आते ये ट्रेड बहुत ज्यादा कम हो गया, नियर जीरो हो गया। तो अब पाकिस्तान किसके साथ ट्रेड करता है? चाइना से करेगा, उधर की कंट्री से करेगा, ईरान या बाकी जो सेंट्रल एशिया कंट्री है, यूएस इन सब से करेगा, इंडिया से नहीं कर रहा। इंडिया में बाकी कंट्री बांग्लादेश से ही कर लेगा, नेपाल भूटान से कर लेगा, श्रीलंका से कर लेगा, मालदीव से कर लेगा, चाइना से भी करेगा, यूएस से करेगा, सऊदी अरेबिया से करेगा। लेकिन पाकिस्तान का ट्रेड भी कम हो गया। बट बॉर्डर पे तो ट्रेड होता रहता है, बॉर्डर पे कहीं ना कहीं लोगों को रिक्वायरमेंट भी रहती है एक दूसरे कंट्री से ट्रेड करने की। अब बात आती है मोस्ट फेवर्ड नेशन की। WTO जब पढ़ोगे तब इसका मतलब समझ जाओगे, ठीक है। फिलहाल ये नाम से जितना क्लियर हो पाता है वही समझो। मोस्ट फेवर्ड नेशन, मोस्ट फेवर्ड नेशन का क्लॉज WTO के अकॉर्डिंग हर कंट्री एक दूसरे को देगी, एक दूसरी कंट्री पे किसी और कंट्री कंपेरिजन में ज्यादा टैरिफ ट्रेड ये नहीं लगाएगी। तो इंडिया ने दे रखा था पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान ने इंडिया को नहीं दिया था, ठीक है। बट इंडिया ने क्या किया, पुलवामा अटैक के बाद मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो स्टेटस का ट्रेड था वो खींच लिया। तो पाकिस्तान को जो सामान है यहाँ पे क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा तो कम बिकेगा, ठीक है। तो पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट है इंडिया में वो काफी हद तक कम हो जाएगा। ये सारी चीजें वहां पे होने लग गई।
तो मोस्ट फेवर्ड नेशन, यहाँ से WTO पढ़ोगे, या कभी मैं WTO अगर मैं ही पढ़ाऊं तो आपको वहां पे डिटेल में समझा दूंगा, ठीक। इन अप्रैल इंडिया सस्पेंडेड क्रॉस LOC ट्रेड टू स्टॉप द मिसयूज ऑफ द रूट बाय पाकिस्तान बिड एलिमेंट फॉर इनफिल्ट्रेशन ऑफ टेरर फाइनेंसिंग, ठीक है। क्रॉस LOC ट्रेड था, ये अभी की बात नहीं हो रही है, ये तब की बात हो रही है, अप्रैल 2019 की बात हो रही है, पुलवामा अटैक के बाद की बात हो रही है। तो उस समय पे क्या हुआ कि जो भी क्रॉस बॉर्डर यहाँ पे ट्रेडिंग वगैरह ना हो, यहाँ से लोग इन्फिल्ट्रेट ना करें, ट्रेडिंग ग्रुप में पैसे रुपए ना भेजें, फाइनेंसिंग ना करें, ये सब रोकने के लिए इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने वो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड ही एक तरह से बंद कर दिया, ठीक है। पाकिस्तान इन टर्न क्लोज इट्स एयर स्पेस। एयर स्पेस मतलब कि एयर स्पेस इंडिया की जो भी आपकी फ्लाइट वगैरह पाकिस्तान से होके और किसी और कंट्री में जा सके, तो एयर स्पेस पाकिस्तान ने बंद कर दिया पुलवामा अटैक और उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद में। अब रिसेंट इंगेजमेंट या चीजें जो कि हैं फर्दर क्या हुआ वो आपको पता ही है, काउंटर रिस्पॉन्स पुलवामा बालाकोट फिर उसने किया, जिसमें अभिनंदन जी वहां पहुंच गया अनफॉर्चुनेटली, फिर उनको रिपैट्रिएट किया गया, ये सारी चीजें थी। फिर आर्टिकल 370 को हटा दिया इंडिया ने, हटाना बहुत जरूरी था, ठीक है, उसको हटा दिया गया, मतलब इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से जरूरी था। मैं कहूँ अपना पर्सनल ओपिनियन कहीं भी नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ऑफिशियल स्टैंड ही आपको लिखना, अंडरस्टैंडिंग तो आप समझ ही रहे हो। आर्टिकल 370 हटा दिया तो पाकिस्तान उससे काफी नाराज हो गया कि नहीं, जो एक्सक्लूसिव राइट था कश्मीरियों का वो कहीं न कहीं छिन गया, जिसको कि देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें दोनों कंट्रीज ने अपने हाई कमिश्नर को वापस बुला लिया। हाई कमिश्नर ने बताया था कि जब भी वैसी कंट्रियों की बात करेंगे, चाहे ब्रिटेन हो, उसके बाद पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, जहां पे कहीं ना कहीं रूल किया था यूके ने, यूनाइटेड किंगडम ने, तो वहां पे हम अपना हाई कमिश्नर रखते हैं, और बाकी जगह जो बोलते हैं उनको क्या बोलते हैं, एम्बेसडर। तो फ्रांस में अपने क्या बैठते हैं, एम्बेसडर, यूएसए में एम्बेसडर, ठीक है। बाकी जगह जो यूके रूल है वहां पे हाई कमिश्नर, बात एक ही है। वो सारी चीजें हम लोगों ने हटा दी, ट्रेड रेट और ज्यादा कम होते गए। एरियाज ऑफ कॉपरेशन, अब एरियाज ऑफ कॉपरेशन की बात करते हैं। 360 अगर हम बात करें प्रोग्रेस की, तो सार्क में यार, सार्क एक अच्छा एरिया ऑफ कॉपरेशन हो सकता है। सार्क की अभी तक जर्नी जो है बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रही है, बट दोनों कंट्रीज वहां कोऑपरेट कर सकती हैं। अभी कोविड-19 में जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे सारे कंट्रीज, चलो एक दूसरे की हेल्प करना है, कोविड-19 पैंडेमिक से सबको बचाना है, मेडिसिन, बाकी जो रिसोर्सेज है, इंफॉर्मेशन सबसे बड़ा रिसोर्स है आज के टाइम में, ये सारी चीजें एक दूसरे को पहुंचानी है, ये काम करना है। तो सार्क को रिवाइव करना बहुत जरूरी है। सार्क जब तक रिवाइव नहीं होगा तब तक ये पूरा रीजन जो है उसका ग्रोथ बहुत बढ़िया नहीं होगा। सार्क अगर मान लो बहुत इफेक्टिव रहे तो इंडिया पाकिस्तान को, अगर बाकी कंट्रीज बड़ी होती, इंडिया पाकिस्तान ही सबसे बड़े हैं सार्क में, अगर बाकी कंट्रीज बड़ी होती, इंडिया पाकिस्तान थोड़े छोटे होते, तो काफी हद तक सार्क में उन दोनों को मैनेज करके ये रख पाते। जैसे SCO तो चल रहा है, SCO में भी शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिनको पता होगा पता है, जिनको नहीं पता, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में चाइना भी है, रसिया भी है, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान बाद में आके ज्वाइन किया, तो ये भी सिक्योरिटी के लिए ये ग्रुप बना हुआ था। इंडिया पाकिस्तान बाद में ज्वाइन किया, तो इंडिया और पाकिस्तान भी इसमें मेंबर हैं, बट कहीं ना कहीं इतना सार्क जैसा ये अनइफेक्टिव नहीं है, क्योंकि चाइना और रशिया यहाँ पे बड़े कंट्रीज हो जाते हैं, तो ये काफी हद तक ये सक्सेसफुल तरीके से चल रहा है। क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर, दोनों कंट्री एक जैसे सिमिलर कंडीशन फेस करते हैं, सिमिलर हीट वेव, ठीक है, आप समझ लो कि, और लोकस्ट अटैक मतलब टिड्डों का अटैक उधर से होता है, अफ्रीका से, अरेबिया से, सऊदी अरेबिया, उधर की जगहों से पाकिस्तान होते हुए इंडिया पहुंचता है। तो टिड्डे क्या करते हैं, खेत खलिहान खत्म कर जाते हैं, चट कर जाते हैं, किसानों को नुकसान होता है, ऊपर ओवरऑल पैदावार जो है, उपज जो है कम हो जाती है, पूरे हंगर जैसी कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। तो इन सब चीजों में क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर को मैनेज करने में दोनों कंट्रियों को साथ मिलकर काम करना चाहिए, तभी ग्रोथ वगैरह हो सकता है, ठीक है। करतारपुर कॉरिडोर का अगर नाम सुने हो तो ठीक है, अगर आप सिख हो तो आपको ऑब्वियसली पता होना चाहिए, नहीं हो तो कोई बात नहीं, ये बस समझ लो रिलीजियस साइट है, ठीक है। गुरु नानक देव जी जहाँ पे रहा करते थे काफी लंबे समय तक, वो एरिया पाकिस्तान में पड़ता है। और इंडिया में जैसे पाकिस्तान में शक्तिपीठ वगैरह भी पड़ते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वगैरह में, तो ये सब में अगर कॉरिडोर स्टार्ट हो तो पीपल टू पीपल कनेक्शन बढ़ेगा, ये जितना बढ़ेगा उतना बढ़िया है, उतना बढ़िया कॉपरेशन आएगा।
तो करतारपुर कॉरिडोर देखो, ये बॉर्डर के पास में ये रेड वाला जो इंडो पाक बॉर्डर है, ठीक है, यहाँ से करतारपुर कॉरिडोर की डिस्टेंस बस 2 किलोमीटर है। तो कहीं ना कहीं अगर ये बॉर्डर डिफाइन वगैरह हुआ उस समय पे थोड़ा ध्यान दिया गया होता करतारपुर कॉरिडोर, क्योंकि सिख पॉपुलेशन इंडिया में ज्यादा है, तो अगर आ गई होती, ठीक है, तो इंडिया के जो सिख लोग हैं उनको फायदा रहता, बट नहीं है। तो डेरा बाबा नानक साहब जो यहाँ पे इंडियन साइड में, यहाँ से इस एरिया से आप टेलीस्कोप और बाकी चीजों से लगा के दूरबीन वगैरह से यहाँ पे लोग देखते हैं, पूजा वगैरह करते हैं। पाकिस्तान ने खुद से ऑफर किया था जब सिद्धू भाई साहब गए थे इमरान खान के स्वेरिंग सेरेमनी वगैरह में कि चलो हम लोग करतारपुर कॉरिडोर खोल देंगे, वहां पे रोड वोड बना देंगे, वहां से लोग फ्रीली विदाउट वीजा आ जा सकते हैं, ठीक है, यहाँ से आएंगे, मत्था टेकेंगे, वापस जाएंगे। बट पता नहीं इसके पीछे पाकिस्तान की क्या चाल है, ये चीजें अभी तक लागू हो नहीं पाई हैं, कब तक लागू होंगी, क्या होगा, अभी तक ये चीजें क्लियर नहीं है। कोविड-19 के टाइम पे बताया ही कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सार्क में वापस से म्यूचुअल कोऑपरेशन की बात आई, उसमें पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कर ही रहा था। डेजर्ट लोकस्ट मतलब टिड्डी अटैक हुआ था अभी रिसेंटली 2020 के अराउंड, तो उसमें भी पाकिस्तान ईरान सब पे खतरा था, सबने मिल के एक दूसरे को इंफॉर्मेशन देके बाकी चीजों से कोऑपरेट करके काफी हद तक इस चीज को कंट्रोल किया। एक है तापी पाइपलाइन किसका है, गैस का, ठीक है। तो इंडिया एक एनर्जी स्केयर्स, एनर्जी हंगरी कंट्री, एनर्जी मतलब इंडिया को तेल नहीं है, इंडिया के पास गैस नहीं है और कंट्रियों से इंपोर्ट करके मंगाना पड़ता है, तो इंडिया के पास होता तो अच्छा होता, नहीं तो पाइपलाइन डायरेक्ट बना दो। तुर्कमेनिस्तान, यहाँ पे अफगानिस्तान के बाजू वाली कंट्री है तुर्कमेनिस्तान के बाजू में है कैस्पियन सी, तो ये भी आपको आप याद हो जाना चाहिए कैस्पियन सी कहाँ है, कैस्पियन सी के बाजू में तुर्कमेनिस्तान के बाजू में अफगानिस्तान, तो आपको पढ़ा ही चुका हूं मैं, और ये बाजू में पाकिस्तान। तो तुर्कमेनिस्तान में है गालकुन्यूस गैस फील्ड से डायरेक्ट पाइपलाइन से अफगानिस्तान होते हुए पाकिस्तान होते हुए इंडिया में पंजाब के फजिल्का तक गैस पाइपलाइन आए, वहां से गैस हार्नेस करके इंडिया अपने लिए उसको यूज कर पाए, अपने एनर्जी के लिए यूज कर पाए। तो इसको पाकिस्तान में नहीं, इसको आप अफगानिस्तान वाले रिलेशन में भी यूज कर सकते हो, क्योंकि अफगानिस्तान में भी तो तालिबान है, यहाँ से पाइपलाइन काट देगा तो कैसे काम चलेगा, पाकिस्तान में भी है। तो इससे क्या होगा, तीनों कंट्रियों को कहीं ना कहीं फायदा होता है, इंडिया को तो ऑब्वियसली होता, ठीक है, क्योंकि सबसे दूर तो हम ही है, तो हमको फायदा होता है, इधर वाली कंट्री ईरान वगैरह है। तो ये आप समझ सकते हो, कहीं ना कहीं तापी को अगर अच्छा किया जाए, तापी के लिए ही इंडिया और पाकिस्तान में कोऑपरेशन बढ़ाया जाए, तो भी ओवरऑल ग्रोथ होगा, ओवरऑल रीजन का डेवलपमेंट होगा। कश्मीर इशू जो है, डिस्प्यूट जो है, उसको कैसे भी रिजॉल्व करना, हम लोग अच्छी अच्छी बातें करेंगे। देखो हम लोग ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हैं, तो हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे कि चलो ठीक है मार कटाई और ऐसी बातें हम लोग ज्यादा नहीं यूज करेंगे लिखने में बोलने में। हम लोग बोलेंगे हाँ डिस्प्यूट का क्या होना चाहिए, समस्या का समाधान होना चाहिए, अच्छे से बढ़िया से सजा के बात करेंगे। कश्मीर इशू का भी क्या होना चाहिए, समस्या का समाधान होना चाहिए, जो पूरे ओवरऑल रीजन है साउथ एशिया, उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। अगर कश्मीर इशू नहीं होता तो इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन काफी हद तक अच्छे होते, ठीक है, तो अच्छे होते तो इंडिया और पाकिस्तान अच्छे होते तो बाकी जो है पूरा रीजन भी काफी डेवलप्ड होता है, इसके काफी ज्यादा चांसेस आप सोच सकते हो, ठीक है। और इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे होंगे तो अफगानिस्तान में भी इंस्टेबिलिटी नहीं आएगी, अफगानिस्तान में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो ओवरऑल रीजन की सिक्योरिटी बहुत बढ़िया रहेगी। सार्क इसमें एक अच्छा रोल भूमिका अदा कर सकता है। इंडिया अपना मिलिट्री एक्सपेंडिचर तो बढ़ा ही रहा है, इकोनॉमिक अगर बहुत ग्रो करने लग जाए, चाइना के आसपास हम लोग पहुंच जाए ग्रो करते करते, पाकिस्तान छोटू सा कंट्री लगेगा, ठीक है, तो पाकिस्तान खुद ही हार मान जाएगा इतने बड़ी इकोनॉमी के सामने। तो ये भी एक चीज है कि इकोनॉमिक ग्रोथ पे ध्यान दो, खूब इकोनॉमिक ग्रोथ करो। मनमोहन सिंह जी का यही मेन एम था, इकोनॉमिक ग्रोथ करो, जम के इकोनॉमिक ग्रोथ करो, खूब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाओ, 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाओ, ठीक है, इतना पीछे छोड़ दो पैसा कमा कमा के कि बाकी कंट्री ऐसे ही बौने लगने लगे। देखो जापान है, जर्मनी है, कहीं ना कहीं इकोनॉमी में बहुत आगे, टेक्नोलॉजी में इकोनॉमी बहुत आगे है, साथ साथ टेक्नोलॉजी में बहुत आगे। तो जापान और जर्मनी ये मिलिट्री कंट्री नहीं है, मिलिट्री यहाँ पे बहुत एक्टिव या वैसे नहीं है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार में हारा कौन था, जापान। यहीं पे क्या गिरा था, एटॉमिक बम। साथ साथ में कौन हारा था, जर्मनी। यहाँ पे कौन था, हिटलर। ये दोनों हार गए थे। तो
तो हार गए थे, तो यहाँ के मिलिट्री को डिसमेंटल उस टाइम करवा दिया गया कि भाई तुम लोग मिलिट्री रखते हो, अटैक वटैक करते हो, वर्ल्ड वार होता है, पूरे वर्ल्ड को लॉस होता है, तो नहीं करो। और फिर साथ में यूएस ने ही जापान को टेक्नोलॉजी, पैसा, सब कुछ दिया। यार इतने 2 बम गिरा दिए, इतना लॉस हुआ, तो पैसा भी देना था, सपोर्ट भी करना था। सपोर्ट, उसके सपोर्टर जापान देखो आज कितना आगे पहुंच गया। तो मिलिट्री शक्ति नहीं है, ठीक है, बट पैसा बहुत है, टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो वो चीजें इंडिया को भी इनसे सीख लेना चाहिए, इंडिया को भी करना चाहिए। इंडिया पाकिस्तान के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ पुअर है, मालनरिस्ट मतलब कमजोर बच्चे हैं, इलिटरेट है। तो ये कॉपरेशन करके, जब तक कॉपरेशन नहीं करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है 2030 तक उसको अचीव करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। वे अहेड क्या है? वे अहेड इंडिया बोलता है टॉक्स एंड टेररिज्म कैन नॉट गो हैंड इन हैंड। अब टेररिज्म बंद करो तो बात करने आएंगे। पाकिस्तान बोलता है टेररिज्म हम नहीं करा रहे, बात करते रहो। बात करने में क्या जाता है? इंडिया बोलता है नहीं, बात नहीं करेंगे, जब तक कि आप टेररिज्म खत्म नहीं करोगे तब तक नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम अपनी पॉलिसी मेंटेन रख सकते हैं, इससे पाकिस्तान में प्रेशर बनेगा, पाकिस्तान थोड़ा अलग थलग पड़ेगा, तो कि चलो बात ही कर ले, ठीक है। एससीओ मतलब संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, सार्क, इन सब चीजों को हम लोग वापस रिवाइव करें, इन सब चीजों से इंगेजमेंट अच्छा रखने की कोशिश करें, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके बारे में देखो एक वीडियो मैंने यूट्यूब पे बना रखा है, तो फिलहाल आप तुरंत देख लेना, अगर नहीं देखा है तो, और मौका मिले तो इसको क्लास में भी हम आगे डिस्कस करेंगे कभी ना कभी। ट्रैक टू डिप्लोमेसी, और सार्क को तो करना ही है डिस्कस क्लास में। ट्रैक टू डिप्लोमेसी मतलब देखो, ट्रैक 1 डिप्लोमेसी होता है, ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी होता है, ट्रैक 2 होता है। तीनों का मतलब जानो। 1 मतलब ऑफिशियल रहता है, ठीक है, यहाँ से ऑफिशियल, वहां से ऑफिशियल। 1.5 मतलब थोड़ा ऑफिशियल भी रहते हैं, थोड़ा एक्स ऑफिशियल, जो रिटायर हो गए हैं, जिनके पास ज्ञान है, एक्सपीरियंस है, बुद्धि है, ठीक है, या एकेडमिशियन है, वो लोग भी रहते हैं। ट्रैक 2 मतलब ऑफिशियल लेवल पे बात नहीं हो रही, अनऑफिशियल लेवल पे हो रही है। मान लो डोवाल साहब के कोई सीनियर होंगे जो उनके पहले काम कर चुके होंगे, उधर से भी कोई आईएसआई के रिटायर्ड पर्सनल होगा, वो दोनों बात कर रहे हैं, वो दोनों डोवाल को साहब को उधर कन्वे करना है कि चलो ये बात हुई है, ऐसे ऐसे अगर हम काम करें तो रिश्तों में सुधार आएगा। तो ये ट्रैक 2 डिप्लोमेसी वगैरह करना जरूरी है। ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 1.5 ये भी प्रीलिम्स वगैरह में किसी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इनसे आप क्या समझते हो? करतारपुर कॉरिडोर को बना दो यार, पाकिस्तान को बोलना चाहिए बना के दे दो, हमारे सिख भाई लोग जो हैं वहां आते जाते रहें, इससे कोऑपरेशन, पीपुल टू पीपुल कनेक्ट, सौहार्द, ये सारी चीजें बढ़ेंगी। मिलिट्री इकोनॉमिक सुपीरियरिटी, ये सब जरूरी है। चाइना पाकिस्तान का नेक्सस बहुत बढ़ रहा है, इंडिया को ये ध्यान में रखने की जरूरत है। कहीं ना कहीं इंडिया के लिए ये टेंशन वाला चीज जरूर है कि चाइना को देखना ही है। पोस्ट कोविड वर्ल्ड में चाइना और बड़ा बनने जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं निपटना ही है। पाकिस्तान को इंटरनेशनल प्रेशर पड़वाना जरूरी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी इंडिया को मिलजुल के काम करना है। पुलवामा के बाद 370 के ऑब्जर्वेशन के बाद पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली हम बहुत ज्यादा आइसोलेट नहीं कर पाए, हमने कोशिश की। तो दोनों तरह के इसमें चीजें दे रखी हैं। देखो कंक्लूजन, वे फॉरवर्ड ऐसा होता है कि जिसको अच्छा लगे कि चलो पॉजिटिव साइड लेके चलते हैं, तो पॉजिटिव बातें मैंने दे रखी है कि सार्क, एससीओ, ये सब चीजें यूज करो। थोड़ा जिसको नेगेटिव साइड, नेगेटिव मतलब नहीं बोलेंगे कि हाँ इसको चाइना को, पाकिस्तान को कंट्रोल कैसे करे, तो वो वाले मुद्दे भी हमने दे रखे हैं। इंटरनेशनली यूज कैसे करे, डिप्लोमेटिकली आइसोलेट कैसे करे। डिप्लोमेटिकली आइसोलेट मतलब बाकी कंट्री नफरत करे, अरे पाकिस्तान तो टेररिस्ट भेजता है, अरे पाकिस्तान तो टेररिस्ट भेजता है, तो नफरत करे, उनसे एंगेजमेंट ना करे, तो वो अलग थलग पड़ेंगे। और साथ में अपना बॉर्डर इंप्रूव करे, बॉर्डर बहुत इंप्रूव करे, कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम ये इंडिया ने लॉन्च किया बॉर्डर को मैनेज करने के लिए, कि वहां से टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट करके नहीं आए, तो इसका यूज हम लोग करते रहे। तो ये सारा काम हम लोग करें, अपनी सोशल मीडिया पे, अपनी सोसाइटी पे विजिलेंस रखें, यहाँ पे रेडिकलाइजेशन, एंटी इंडिया एक्टिविटीज, ये सब सारी चीजें ना हो। तो ये फ्यूचरिस्टिक चीजें हम कहीं ना कहीं डाल सकते। देखो अभी इस साल फरवरी में वापस से जो 2003 का सीज फायर एग्रीमेंट था, उसको वापस से उस पर पूरा विचार किया गया, वापस से बोला गया दोनों कंट्रीज ने, नहीं चलो हम लोग फिर से सीज फायर वापस मेंटेन करते हैं, कसम खाते हैं, कसमें वादे खाए गए, ठीक है, बट पूरा होता नहीं है। तो लेकिन मैंने आपको ये न्यूज बता भी दिया कि बस न्यूज है, न्यूज मतलब कि वापस से सीज फायर एग्रीमेंट साइन, उसको री इन्विगोरेट करने की बात की गई कि चलो सीज फायर जो है, जो हम पहले साइन किए, वो उसी को री इन्विगोरेट करते हैं, समझते हैं कि वापस से हम लोग शांति कैसे बहाल रखें दोनों कंट्रियों में। तो मार्च 6, 2021 इसी साल का ये टॉपिक है, इसको आप पढ़ लेना, ठीक है।
पढ़ने के लिए देखो इसलिए देता हूं कि आप कैसे टॉपिक आपको पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, आपको समझ में आए, क्योंकि न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही है आगे जाके। और इसमें डाउट हो तो आप पूछ भी सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की एक तो आदत लगे, एक तो इंटरेस्ट आपका टॉपिक में डेवलप होता रहे। इज पीस विद पाकिस्तान पॉसिबल, उसी टाइम के आसपास का ये भी आर्टिकल है कि पाकिस्तान क्या के साथ क्या वाकई में पीस पॉसिबल है, अगर है तो कैसे है, नहीं है तो कैसे नहीं है, ये भी चीज बहुत जरूरी हो जाती है। तीसरा, ऑपरेशन पराक्रम, इसके बारे में मैंने कहीं जिक्र नहीं किया। ये 2003 के अकॉर्डिंग हो रहा था आसपास में। देखो ये मिलिट्री जनरल है रिटायर्ड एचएस पनाग, इनका लिखा हुआ आर्टिकल है 2019 का। आपको इंटरेस्ट बढ़ाना है थोड़ा तो जरूर पढ़ लेना, इसको भी पढ़ ही लेना, क्योंकि मैंने डाला है इसलिए कि आप पढ़ो। ऑपरेशन पराक्रम क्या था? अरे अपने जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था तो पाकिस्तान के टेररिस्टों ने तो कराया था, तो पार्लियामेंट अटैक जो हुआ था तो इंडिया की मिलिट्री पूरी तैयार हो गई थी कि इस बार तो पाकिस्तान पे अटैक कर ही देना है। उसी का नाम ऑपरेशन पराक्रम रखा गया। पूरी पाकिस्तान की बॉर्डर वॉर्डर पे इंडिया की आर्मी तैनात, हर जगह एकदम मुस्तैद, ठीक है। और लास्ट लास्ट तक अपने जो लीडरशिप है, प्राइम मिनिस्टर ने संकेत ही नहीं दिया कि युद्ध लड़ना है। तो फ्रस्ट्रेट होके लेफ्टिनेंट जनरल पनाग साहब ने ये आर्टिकल तब के बारे में लिखा है। तो ऑपरेशन पराक्रम उसी का नाम है, ठीक है। तो बस एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी। तीनों आर्टिकल पढ़ना, डाउट आपको पता है, पूछ सकते हो आप आराम से, ठीक है। चलो, इस इंडिया पाकिस्तान में फिलहाल इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।